पूरी बायोस्फीयर में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेलुलोज। कौन सा? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन पूरे ब्रह्मांड में। तो इसी की बात चल रही थी और चालू मान कर दिया। थोड़ा सा केवल, ज्यादा नहीं, स्लो करेंगे, बहुत थोड़ी सी मदद लेंगे प्रोटीन पढ़ाते के लिए। और हमने तुमसे कहा था प्रोटीन क्या कहलाती है, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आधा मुंह से बोलेंगे, चेन ऑफ अमीनो एसिड। क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है चेन ऑफ अमीनो एसिड। या उल्टा बोल दें कि इस कमरे के बनने में सबसे छोटी इकाई एक ब्रिक है। क्या है? तो वैसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो असल का प्रोटीन के बनने में जो सबसे छोटी यूनिट इस्तेमाल होती है वो है अमीनो एसिड। तो जरा सोच बताना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसको कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड इसको कहेंगे, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन किसको कहेंगे? अमीनो एसिड को। तो हम तुम्हें बताते हैं कि प्रोटीन होती है चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर तुम्हें ये पता है कि अमीनो एसिड कहते हैं किसको, तो प्रोटीन पता है। देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो और हमने कहा कि मान लो ये है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ आर लिख दिया ना। चाहो तो हमने तुमसे कहा था कि इसको स्लो हो जाना, कोई बात नहीं, चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक एच यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, तुम भी जानते हो जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला होता है उसको क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। जो ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इस पर एक एच हटाओ और बदले में ये ग्रुप लगाओ तो बने कंपाउंड को कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? बने कंपाउंड को अमीनो एसिड। इस तरह से अमीनो एसिड कहते हैं। अब हमने बताया था कि इस आर की जगह पर भांत भांत के ग्रुप लगाते चले जाओ, भांत भांत प्रकार के अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे। सपोज करो हमने आर की जगह पर सबसे छोटा ग्रुप एच लगाया तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन गया। कोई नाम बताएगा क्या होता है? ग्लाइसिन। क्योंकि इससे छोटा तो लगाया नहीं जा सकता ना, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है? और तुम भी जानते हो ये जो कार्बन है अल्फा वाला, यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग प्रकार के हैं कि दो सिमिलर है, तो मतलब ये असिमेट्रिकल कार्बन है कि नहीं है, मतलब ये कायरल कार्बन है कि नहीं है, तो आइसोमरिज्म दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। इसलिए अकेला ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो रोटेशन नहीं दर्शाता है, वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन। मान लो हमने इसकी जगह पर अर्थात एच की जगह पर, इसमें बात देंगे थोड़ा, एच की जगह पर हमने आर की जगह पर हमने मान लो यहाँ पर ये लिख दिया CH3 लिख दिया, तो ये सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो गया। इसका नाम कौन बताएगा? एलानाइन। क्या नाम है? एलानाइन। और अगर कहीं ऐसा कर दे कि मान लो यहाँ पर हमने CH3 में भी एक H हटाया और एक H हटा के उसकी जगह पर पानी लगा दिया, जरा बताओ, नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोक्सिल मेथिल ग्रुप लगा दिया तो बने अमीनो एसिड को सेरीन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन कहलाती है चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह से हमने तुम्हें अमीनो एसिड बताया। सिंपलेस्ट कौन सा होता है और सिंपलेस्ट कौन सा होता है? और हमने कहा था कि इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है? एलानाइन। और हमने कहा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेथिल ग्रुप के साथ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, इस पूरे प्रकृति में, नेचर में, ब्रह्मांड में ऐसे तो 200 से भी ज्यादा अमीनो एसिड खोजे गए। बताया तो मैंने अमीनो एसिड खोजे गए, लेकिन प्रोटीन के बनने में सिर्फ इतने अमीनो एसिड ही भाग लेते हैं। कितने? 20। ये अलग बात है कि इनमें से कहा था कि 20 में से 10 ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता, इसलिए उनकी मौजूदगी भोजन में होना अति आवश्यक है, इसेंशियल है। ऐसे अमीनो एसिड क्या कहोगे? इसेंशियल अमीनो एसिड। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, हमारा स्पेशली लिवर खुद ही बना लेता है, उनको हम क्या कहा था? उनको कहेंगे कि उनकी मौजूदगी भोजन में आवश्यक नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल। अगर इनके नाम याद कर लिए जाए तो बचे हुए सब ये हो जाएंगे। कल फार्मूला बताया था VIP हाल में, कौन हाल में? टी। अच्छा फिर बताओ, V माने वैलिन, I माने आइसोल्यूसिन, P माने फेनिल एलानाइन, H माने हिस्टिडीन, A माने आर्जिनिन, L माने लाइसिन, L माने ल्यूसिन, M माने मेथियोनिन, A माने थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो VIP हाल में TT, ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है। कहा था कल कि TT रेलवे स्टेशन पर हाल में आराम करने गया, उसके साथ हो गया लफड़ा, अर्थात हाल में ही लफड़ा होता है। कहाँ होता है? हाल में लफड़ा। अर्थात ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं, कौन कौन से? हिस्टिडीन और
जो सभी के लिए इसेंशियल नहीं है। किसके लिए अमीनो एसिड है? तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए और न्यूबॉर्न के लिए, बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। समझ पाए? हाँ, शक मत करो हम पे भी, बोले आपके लिए है कि नहीं ये पता नहीं, ऐसा नहीं, हम भी मर्द ही। तो हमने समझा इस तरह से अमीनो एसिड होते हैं इतने। बेटा एक बात को समझो, अभी तुमसे कहा था कि मान लो ये कोई अमीनो एसिड है, अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो और उसके अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा दो। हमने तुमसे कहा था बने कंपाउंड को अमीनो एसिड कहते हैं, लेकिन सोचो जब इसको पानी में घोलेंगे, तुम भी जानते हो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, नतीजा हाइड्रोजन हट जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वो होते हैं जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो अमीनो एसिड होता है जिसपे एक ही अमीनो ग्रुप, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जब इनका इक्वल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमने तुमसे कहा था ये पानी एसिडिक हो जाएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये इसकी पीएच को, ये पानी को बेसिक बनाने की कोशिश करेगा, ये एसिडिक बनाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ये अमीनो एसिड कैसा कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? न्यूट्रल। कैसा कहलाएगा? तो नाव से याद रहेगा कि न्यूट्रल माने होता है वाह, माने वैलीन। अब सोचो अगर हमने ऐसा कर दे, कहा था तुमसे कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दे कि एक और भरा पड़े बिगड़ जाना, तो एक और अमीनो एसिड लगा दे यहाँ पर। सपोज करो कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, अगर मान लो यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप और लगा दिया, इसने इनकी पीएच को न्यूट्रल कर भी लिया, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाए? क्षारीय। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? तो बाल से याद रहेगा कौन सा है? लाइसीन, जो कि बेसिक प्रोटीन अर्थात तुमने नाम सुना होगा। और कहीं ऐसा हो जाए कि इसकी जगह पर मान लो हमने कहीं ये कर दिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लगा दिया, तो ओवरऑल अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। आग लग गई। बताओ अच्छा, आग कहां लग गई? ग्लूटामिक एसिड में। किसमें लग गई? और अगर इस आहार की जगह पर हम कोई एरोमेटिक ग्रुप लिख दे तो बने अमीनो एसिड को ये भी कह सकते। क्या क्या तुम्हें टायरोसिन का नाम याद आया? फेनिल एलानाइन का नाम याद आया? ट्रिप्टोफैन का नाम याद आया? कैसे अमीनो एसिड होते हैं? एरोमेटिक। कैसे होते हैं बेटा? चैन ऑफ अमीनो एसिड किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? और पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत सारे अमीनो एसिड है। प्रोटीन के बनने में सिर्फ कितने भाग लेंगे? 20। कितने? याद रखने का तरीका होता है, हम लोगों के नाम लिखने में कितने लेटर इस्तेमाल होते हैं? 26। किसी के नाम देवेश, किसी के नाम देवेंद्र, किसी के नाम दिलीप, किसी के नाम पारो, देवदास और पारो। लेटर 26 है। 26-20 बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाता है। तो जैसे नाम लिखने में 26 लेटर इस्तेमाल होते हैं, वैसे प्रोटीन के बनने में कितने इस्तेमाल होते हैं? और पता तुम्हें प्रोटीन और नाम एक बड़ी खास बात है। जरा सा सीक्वेंस बदल दो, दिलीप बन जाए। जरा सा सीक्वेंस बदल दो, दीपाली बन जाए। जरा सा सीक्वेंस बदल दो, देवेश दास बन जाए। उन्हीं लेटर का सीक्वेंस बदल दो, भांत भांत प्रकार के नाम बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तो हमारे अंदर जो प्रोटीन है वो बड़ा डाइवर्सिटी दर्शाती है। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के शरीर की प्रोटीन 100% सिमिलर नहीं होती है। अरे दो ऑर्गेनिज्म की बात करो, एक ही जीव के दो सेल्स के बीच 100% प्रोटीन सिमिलर नहीं होती। जरा सा सीक्वेंस बदल दो, प्रोटीन का नेचर बदल जाता है। इसलिए इतना सख्त था कि ऐसा नहीं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम करती है। क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट याद आए? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ना, डीएनए था और प्रोटीन के दोनों बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दर्शाते। तो खैर हमने तुम्हें इतनी बात बताई। फिर बताना आग। आग मतलब आ माने एसिडिक, गा माने ग्लूटामिक एसिड, बाल, बा माने बेसिक, ला माने लाइसीन, नाव पे बैठ गए, ना माने न्यूट्रल, और वाह माने वैलीन, और टायरो, ट्रिप्टो और फेनिल एलानाइन कैसे हैं? एरोमेटिक। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। कौन सा है? जीवन में नहीं भूलेंगे इसको, हम नहीं भूलते कभी। दो बातें थी। एक बार हम कोचिंग पढ़ रहे थे, हमारे गुरुजी ने हमसे सवाल पूछा कि जो फीकल मैटर होता है बच्चों का, उसमें कुछ खास बदबू होती है, ज्यादा बदबू होती है, क्यों? इंडोल स्कैटोल नाम की अमीन्स बनती है। उन्होंने पूछ दिया वो अमीन किस अमीनो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बनती है? हमें खूब पता था, ट्रिप्टोफैन से बनती है। धोखे से मुंह से निकल गया टायरोसिन, मारा डंडा, तुरंत हाथ सूज गया। समझ गए, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड से मोस्ट कॉम्प्लेक्स समस्या पैदा हो जाती है। एक बात। दूसरी बात है
तुम भी जानते हो कि अगर पड़ोसी छोड़ दे तो इतनी कॉम्प्लेक्स समस्या पैदा हो जाती है, वहां बैठा नहीं जाता है। साइलेंसर, बाबा बंगाली का चूरन नहीं चल पाए। पड़ोसी गैस छोड़ दे तो पड़ोस में बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी समस्या होती है। और फिर उसका नाम ही पढ़ो तो लगता है बिल्कुल तो फैन नहीं समझ पाए। क्या समझ पाए? जब गैस निकलती है तो आवाजें आती, समझ गए? मन्नम मन्नम चुपचुपी अभी नहीं सकता। तो फिर बोलो, ट्रिप्टोफैन याद आया, ग्लाइसिन याद आया, एलानाइन याद आया, सेरीन याद आया। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा था? बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन। न्यूट्रल, न्यूट्रल एसिडिक। कितने अमीनो एसिड प्रोटीन के बनने में भाग लेते हैं? अप्रॉक्स 20। बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितने आवश्यक हैं? 20। एडल्ट मैन के लिए 8। कौन से 2 हैं जो एडल्ट मैन छोड़ दे तो भी चल जाएगा, बीमारी नहीं होगी? हिस्टिडीन और तो हम तुमसे पूछे एडल्ट मैन के लिए किसको सेमी इसेंशियल कह सकते हो? हिस्टिडीन और आर्जिनिन। पक्का? सुनो, इस तरह के अमीनो एसिड को अगर जोड़ा जाए तो पूरी चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाती है। इस तरह के अमीनो एसिड चलो जोड़ के दिखाते हैं। जैसे मान लो, सोचो थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा स्क्रीन करने से थोड़े बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। मान लो जी है, हमने तुमसे कहा अमीनो एसिड, बस थोड़ी देर लगाएंगे। लोहे का तो है नहीं, चाहो तो ओरिएंटेशन बदल देंगे। तो हमने थोड़ा सा मोड़ ले रहे, इसको इधर, इसको ऊपर खिसका ले रहे, इसको इधर और इसको ऊपर खिसका ले। लोहे के थोड़ी हमारे लिखने के ऊपर है। NH2 यहां लिख दिया, किसी को कोई ऐतराज अगर ऐसे लिख दे, और R यहां लिख लिया। अब हमें चेन ऑफ अमीनो एसिड बनानी है, कम से कम 2 अमीनो एसिड चाहिए। चलो एक और लिख ले रहे, ऐसे लिख लिया और ऐसे लिख लिया, R ऊपर लिख दिया, इधर NH2 लिख दिया, NH2, कोई दिक्कत? और हमने तुमसे कहा था गौर से देखो तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये साफ साफ दिख रहा है, क्या निकल रहा है? पानी बाहर निकल जाएगा। और इतना अब झाम कौन लिखे? तो हम इसी को दिखाने दे रहे हैं, ऐसे यहाँ ऐसे सिंपली बना दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है इस तरह से 2 अमीनो एसिड जुड़ गए, बने कंपाउंड को डाइपेप्टाइड कहेंगे। एक बार बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया कि एक डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? 1, 2 अमीनो एसिड होते हैं। ऐसे अगर और जोड़ देते तो बने कंपाउंड को ट्राइपेप्टाइड, और जोड़ देते बने कंपाउंड को टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। कब तक कहेंगे? पागल हो जाएंगे। तो जैसे ही मोर देन 2 अमीनो एसिड जोड़े, बने कंपाउंड को फिर पॉलीपेप्टाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पॉलीपेप्टाइड कर दिया जाता है। और तुम भी जानते हो, जब हम लोग पैदा हुए थे, पहले बच्चा कहलाया, फिर किशोरावस्था कहलाया, आज क्या कहलाते? सांड, एडल्ट। क्या कहलाते हैं? तो क्यों, किस आधार पर कहा गया? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी अवस्थाएं बदलती है। क्या बदलती? बोलो, समझ पाए? कि शरीर में पुर्जा बढ़ गए? पुर्जा नहीं बढ़े, नाक कान मूछ पूछ उतनी है, लेकिन उम्र हिसाब से नाम अलग अलग बदल गए। तो वैसे ही हम तुमसे कहा करते हो, जैसे जैसे अमीनो एसिड बढ़ेंगे, फिर बताना, अगर ये 1 है तो क्या है? अमीनो एसिड। 2 जुड़ गए तो क्या कहोगे? डाइपेप्टाइड। 3 जुड़ गए तो क्या कहोगे? ट्राइपेप्टाइड। कब तक कहेंगे? तो हमने बताया अभी इसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और फिर जब मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? जैसे तुम्हारी उम्र जब 21 साल पार हो जाएगी तो तुम बालिग कहलाओगे। वोट 18 साल पार कर जाएगी तो उसी दिन तुम वोट डालने के लायक हो जाओगे, सरकारी आदमी हो जाओगे। उससे पहले दिन। तो सुनो, इस तरह से हमने तुमसे कहा यहां जो बॉन्ड बना इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? और ऐसी चाहे जितनी लंबी चेन बनाते जाओ। बचपन में हम ट्रेन बनाते थे, एक इंजन होता है, पीछे डिब्बा बनते थे, तो समझ पाए? कभी ट्रेन बनाई थी? ऐसे एक अगाड़ा एक पिछाड़ा, एक अगाड़ा एक पिछाड़ा जोड़ते चले जाओ। अच्छा, तुम्हें पता देवनागरी लिपि में जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर राम जाता है तो हम लोग किधर से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। किधर लिखते हैं? तो हमेशा जो लेफ्ट साइड में है वो फर्स्ट अमीनो एसिड कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो लास्ट अमीनो एसिड कहलाएगा। चाहे जितनी लंबी चेन क्यों न बनाई हो, जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उस पर हमेशा कार्बोक्सिलिक एंड फ्री होता है, और जो अंदर वाला होता है इस पर हमेशा ये वाला ग्रुप फ्री होता है। तो एन टर्मिनल। इस तरह से अगर हम चेन बनाते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं, तो हमें बताना सी टर्मिनल किसको कहोगे? राइट साइड को, और ये किधर कहोगे? लेफ्ट साइड को कहोगे ना। बोलो बोलो बोलो। तो इस तरह से चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाती है।
ये जो कुछ चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाई हमने, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेनली क्यों बनी है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मुख्य कारण होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मुख्य कारण होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनते तो इस तरह से चेन ऑफ अमीनो एसिड नहीं बन पाती। और तुम सुनो, यही है चेन ऑफ अमीनो एसिड। एक मोती को एक अमीनो एसिड मान लो तो पूरी चेन को क्या कहोगे? प्रोटीन। सारे मोती एक समान है कि अलग अलग प्रकार के? 20 प्रकार के, भांत भांत प्रकार के। इसलिए प्रोटीन होमोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कहलाएगी, हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर कहलाएगी। ये मोती अलग अलग प्रकार के ना, होमोपॉलीमर नहीं होती। ऐसा नहीं सारे मोती ग्लाइसिन ही है। दिलीप गंगवार लिखना है तो सारे लेटर डी 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 वाले नहीं, पिरोगे। DILEEPPGANG, बस इतना ही पढ़ाएंगे, गैंगवार पूरा नहीं बोलेंगे, बस ये लफड़ा चल रहा है। कोई समझा? तो ये है चेन ऑफ अमीनो एसिड। मुख्य कारण कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या? ये सिंपली, तो ये अभी पहली बार कुछ बना है, इसलिए इसको कहा जाते हैं सबसे पहली संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पता तुम्हें कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रो है? क्या डी अमीनो एसिड है? क्या आई है? क्या LEEPGANG यार, प्रोटीन का नाम बताओ क्या है? दिलीप गंगवार। और दिलीप गंगवार नाम की प्रोटीन है तो क्या करेगी? मैथ पढ़ाएगी, बायोलॉजी? गजब की बात। किस उर्दू तो नहीं पढ़ा पाए। किसी भी प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वही उस प्रोटीन का फंक्शन डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? फंक्शन। अगर दिलीप गंगवार नाम की प्रोटीन है तो बायोलॉजी पढ़ाएगी। दीपाली नाम की प्रोटीन होती तो बायोलॉजी पढ़ती कि पढ़ाती? न पढ़ती न पढ़ाती, बगल में बैठ डिस्टर्ब और करती थी। बोलो, तो किसी भी प्रोटीन का फंक्शन क्या है ये कौन बताता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ, अब चाहे कह दो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चाहे कह दो क्योंकि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड पिरोए गए यही तो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखे कौन बताएगा? वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया, वो फर्स्ट प्रोटीन जिसको बायोलॉजी लैब में बनाई गई थी, इंसुलिन। कौन सी? सेंगर का नाम सुना? नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए हम तुम्हें बताएंगे कि सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इंसुलिन, उसका पता चला था किसका? इंसुलिन का। अरे भाई, अल्फा चेन, बीटा चेन, सी पेप्टाइड, तुमने बायोटेक्नोलॉजी इनी मिली बोलो, इसलिए हमें तुम्हें बताया था। तो इस तरह से सुनो, ये तो हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसी में कुछ भी लफड़ा करोगे, पहले नंबर के बाद जो कुछ होता है वही दूसरा नंबर कहलाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेनली होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हम तुम्हें थोड़ा सा बता रहे हैं, टेंशन मत लेना, कि जैसे मान लो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब प्राइमरी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो सेकेंडरी कहलाएगी। अब क्या छेड़छाड़ करें? हो सकता है इसको हमने ऐसे ऐंठ दिया, ऐसे ऐंठ दिया, ऐसे ऐंठ दिया, ये है ना, ऐसे क्वाइलिंग कर दी, तो ये जो रूप दिख रहा है ये पहली बार बनाया कि बाद में बनाया? पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे? प्राइमरी स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जब हमने इसका रूप बदल दिया तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये दूसरे नंबर की स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हो सकता है ये हेलिक्स फॉर्म में हो, इसके लिए स्वयं दो रूप हो सकते हैं, एक हो सकती है अल्फा हेलिक्स फॉर्म, एक हो सकता है बीटा प्लेटेड फॉर्म। ये तुम्हें कठिन लगेगी, हम थोड़ा इसी को समझाएंगे। जब तुम भी जानते हो इस तरह से जब कॉइल किया जाता होगा तो एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है, ऐसे करते करते मान लीजिए पहला अमीनो एसिड है तो दूसरे कॉइल का जो चौथा अमीनो एसिड है, तुमने कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द सुना? कौन दर्शाता है? फोन। कौन दर्शाता है? फोन माने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दर्शाता है केमिस्ट्री में? फोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तो होता है। तुम जानते हो अमीनो एसिड होते हैं उनमें एक तो O ऐसे होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं ना, और हमने तुमसे कहा था कि एक ऐसा हटा दे और एक नाइट्रोजन भी तो है और एक O भी तो है। तो होता क्या कि जब ऐसे हेलिकल क्यों बन जाते हैं उसकी वजह ये है कि किसी एक अमीनो एसिड और उसके बाद जो चौथा अमीनो एसिड होता है उनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ये ऐंठन आ जाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
प्राइमरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने प्रकार हो सकते हैं? 2, अल्फा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लेटेड। पक्का? डायरेक्ट अल्फा हेलिक्स से थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी कठिन हो। अब क्या हुआ? ऐसे हो गया। चलो अच्छा सोच देखो, कौन बताएगा कि मान लो अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी जाए, तो ये इसके साथ हम तुम्हें छेड़छाड़ करके दिखाई दे थोड़ा। मान लो ये तार है, अब बेटा इसमें मोती तो नहीं पिरो पाएंगे क्योंकि मोती पिरोएंगे तो हम इतना संभाल नहीं पाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस तार को डायरेक्ट तुमसे कहा था इसको ऐठ मत लाना। इस तार को हमने कहा था थोड़ी देर के लिए अपने आप तुम डायरेक्ट चैन ऑफ अमीनो एसिड मान लेना। वो जो पहले माला दिखाई थी, पता नहीं कम वक्त कहाँ बुझा दिया। चैन ऑफ अमीनो और एसिड मान लेना, ठीक। अब क्या किया, ये स्ट्रेट चैन है मान लो, सबको नहीं दिखाई दे रही होगी। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, ऐसे कॉइलिंग कर ली, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? कौन सी बन गई? कौन सी बन गई? अरे बुरा पड़ा, पेन है, पेन देना देना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। अभी बना रहे ऐसे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई, हेलिक्स फॉर्म बन गई ना, ऐसे हेलिक्स फॉर्म बन गई। अभी बना रहे, अभी बना रहे, दिख रही होगी तुम लोगों को भी, यूट्यूब वालों को। इसके बाद अभी बता रहे, थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा असली तरह। ये कौन सी स्ट्रक्चर बन रही इस समय? दूसरे नंबर पे खुरापात हो रही ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दी। चलो अच्छा, अब हम तुमसे कहेंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या देखो जरा, अब कभी कभी ये होने लगता है, कभी पढ़ा रहे, थोड़ा ही बचा है, बताइए इसको। अच्छा, अब क्या आने लगता है, होने लगता है, अब इसके साथ भी मोरा पेन छेड़छाड़ हो जाती है। देखना क्या इधर ऐसा होना लगता है, कभी कभी इसमें भी ये हो जाता है कि ये जो 3D स्ट्रक्चर बनी है इसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। देखना ये ऐसे करके ये 3D स्ट्रक्चर है तो, लेकिन कभी कभी ये आपस में ही ऐसे उलझ जाते हैं। ये बड़ी गजब की चीज है। ये बाकायदा 2D है, मतलब हेलिकल फॉर्म है। कभी कभी ये स्वयं अपने आप में पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में हो सकता है। यहां पर हम तो गांठ बांध देंगे, वरना ऐसे यहां पर आपस में चिपक गई एसएस बॉन्ड की वजह से, डाइसल्फाइड लिंकेज। वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कभी कभी आपस में हो सकता है इस जगह पर, जहां पर ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर ये आपस में चिपक जाए किसी बॉन्ड की मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। हो सकता है ये यहां पर कहीं पर चिपक जाए डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे एक 3D स्ट्रक्चर बन जाती है, बिल्कुल ऊन के गुल्ला जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। किसकी तरह बन जाती है? ऊन के गुल्ला जैसी स्ट्रक्चर दिख रही सबको, दिख रही? ऊन का गुल्ला बन गया। क्यों बना के दिखाया? इतना नाटक इसलिए किया, इसको गौर से देखो। अगर ये ऊन का गुल्ला बन जाता है तो इसमें ये खांचा बन गया, ये खांचा बन गया, ये खांचा बन गया, ये खांचा बन गया। हिंदी में खांचा कहते हैं, अंग्रेजी में सर्विक्स, बहुवचन सर्विसेज कहते हैं। यही भविष्य में किसी एंजाइम की बाइंडिंग साइट हुआ करेंगी। क्या हुआ करेंगी? इन्हीं में फंसा करेगा सबस्ट्रेट। क्या फंसा करेगा? तो कोई हमें बताए कि अगर एंजाइम पढ़ा रहे, जब तक उसमें सबस्ट्रेट फंसे नहीं, प्रोडक्ट में बदले कैसे? कोई भी एंजाइम वो मिनिमम किस लेवल की स्ट्रक्चर दर्शाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी या टर्सरी? और ये दिखने में तो नहीं लगता गोल मटोल, इसलिए कहा जाता है एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? धागानुमा या गोल मटोल? और गोल मटोल है तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चर दर्शाते हैं? किसने कहा? ये कहो एंजाइम तीनों स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। भाई हम कहें बेटा इस पृथ्वी पर तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पिताजी के दादाजी तीनों ही पैदा हुए होंगे, तुम सबसे लेटेस्ट आइटम हो, नहीं समझ पाए? अगर ये प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर दिखा रही है तो गारंटी है कि इससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी भी बनी ही होंगी। बोलो, कभी हम लोग किसी से ये नहीं कहते कि बेटा जी तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं, ये नहीं कहते, डायरेक्ट कहते पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, क्योंकि तुम अगर इस पृथ्वी पे आए हो तो पिताजी दादाजी तो आए ही है। क्या है इसका नाम? टर्सरी स्ट्रक्चर। क्यों बन गई? 2 जगह पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहीं कहीं पर आपस में चिपक गई है, बॉन्ड बना लिया है, लिंकेज बना लिया है, और उस लिंकेज का नाम है ये वाला लिंकेज। कौन सा वाला लिंकेज? ये वाला। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी उसको कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ये बनती है इस बॉन्ड की वजह से। किस बॉन्ड की वजह से? डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसकी वजह से? पक्का? पक्का? कभी कभी ऐसा भी होता है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें, ध्यान करो, ये एक ही लंबा तार था,
एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर तुमने कभी हीमोग्लोबिन का नाम सुना हो, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होती है। सुना? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हीमो क्या नाम? एंटीबॉडी का दूसरा नाम कौन बताएगा? इम्यूनो। तो मुझे लगता है इनके नाम में छुपा है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन 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 माने गोल मटोल, गोल मटोल माने टर्सरी स्ट्रक्चर होगी ना। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। समझाने के लिए मान लो एक अल्फा चेन ये है, एक अल्फा चेन ये है, एक बीटा चेन ये है, एक बीटा चेन ये है। और कभी भी पढ़ो, चाहे एंटीबॉडी ही क्यों ना पढ़ो, जब भी किसी प्रोटीन में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो हमेशा आपस में इससे जुड़ी रहती है। किससे? एस बॉन्ड द्वारा। किससे जुड़ी होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा हमेशा। नीट में आया हुआ सवाल। एंटीबॉडी में भी ध्यान हो, जब लाइट चेन हैवी चेन जोड़ते हैं तो एसएस लिंक के द्वारा जोड़ते हैं। यही नीट सलाह को इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी, तमाम टर्सरी स्ट्रक्चर के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है, कौन सी कहलाती है? क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वही दर्शा सकती है प्रोटीन जिसमें कम से कम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन कितनी पॉलीपेप्टाइड? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। याद आया? क्यों? किसी गुल्ला में जितने ज्यादा खांचा है, जैसे मेरे एक हाथ होता तो हम 1 घंटे में 1 आलू छील पाते। मेरे 2 हाथ हैं, दोनों चाकू पकड़ेंगे, 1 घंटे में हो सकता है 2 आलू छील दे। दुर्गा मैया हो सकता है 1 घंटे में 8 आलू छील दे। बोलो क्या समझे? कौन सा एंजाइम कितनी तेज काम करेगा, उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसका टर्नओवर नंबर कितना है, ये डिपेंड करता है उसमें बाइंडिंग साइट कितनी है। इस पर डिपेंड करता है इनकी टर्सरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सी प्रोटीन काम क्या करेगी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दर्शाती है। फंक्शन प्राइमरी स्ट्रक्चर दर्शाता है और इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता को टर्सरी स्ट्रक्चर दर्शाती है। कौन सा दर्शाती? जब तक हम बिगाड़ रहे हैं तब तक आग लग गई। बताओ कहां? आग माने आ माने एसिडिक, गा माने उल्टा है आग। और बाल बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन। नाउ और हाल में लफड़ा, हाल मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जितने अमीनो एसिड होते हैं उनमें अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन है। तो बाई चांस प्रोटीन के बनने जो भी अमीनो एसिड भाग होते हैं सब अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं। जब चेन ऑफ अमीनो एसिड आई तो राइट एंड को क्या होगे? एन टर्मिनल की सी टर्मिनल, लेफ्ट वाले क्या होगे? एन टर्मिनल। पक्का? चलो अच्छा, प्रोटीन के सर्टेन प्रोटीन के फंक्शन जो जानेंगे। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड कोलेजन थी। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद है? ये कनेक्टिव टिश्यू की ग्राउंड मैट्रिक्स में पाई जाती है। ग्राउंड मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ देती है। जैसे जब पीओपी डिजाइन किया जाता है ना तो इसमें धागा डाल दिया जाता है जिससे पीओपी आसानी से टपक न जाए। अच्छा, इंसुलिन तुम्हें सुना है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है या तो प्रोटीन है, ये हार्मोन होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के नाम सुने? ये भी प्रोटीन है मगर ये एंजाइम का काम करते हैं। अच्छा देखें, GLUT4 कहां पाई जाती है? किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पर, और ग्लूकोज को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने का काम करती है। तो ग्लूकोज के लिए कैरियर प्रोटीन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। कौन? GLUT4। पक्का? अच्छा, इस तरह से प्रोटीन के बाद मेरी बुकलेट कहां चली गई? अरे ऐसा कैसे हो गया? बिना बुलेट आपको क्लास में नहीं आती? हम तो हेडिंग नहीं पता है, हेडिंग देखिए कौन सी पढ़ानी है। इसके बाद हम तुम्हें पढ़ा रहे थे हेडिंग का नाम है न्यूक्लिक एसिड। कौन सी है? न्यूक्लिक एसिड। और हम जल्दी जल्दी बता, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? आरएनए और, अच्छा आरएनए और पूरा नाम बताओ। डीऑक्सी और उसका नाम राइबो। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं ये? यानी कि इनके बनने में मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि हमें ये बताओ एक न्यूक्लियोटाइड फिर किस चीज का बना होता है? ईच न्यूक्लियोटाइड हम बताएंगे बनाने में 3 कंपोनेंट भाग लेते हैं। कुछ तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भाग लेते हैं और इन्हीं को आम भाषा में हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम तुम्हें 2 प्रकार के पढ़ाएंगे। कुछ कहलाएंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बाई चांस
इनको मिला के प्यूरिन्स कहते हैं और इन तीनों को कॉमनली पिरिमिडीन कहते हैं। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कुछ 5 कार्बन वाली शुगर भी भाग लेती है, पेंटोज शुगर भी भाग लेती है। अलग बात है कि एक का नाम तुमने राइबोज सुना था, और इसी में से अगर ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो पानी रिमूव कर दो डिहाइड्रेशन, और ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो डीऑक्सीराइबोज ना। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। फार्मूला कौन बताएगा? H3PO4। इस तरह से बनी होती है। चलो अच्छा, हम तुम्हें थोड़ा सा बताएं। हमने H3PO4 तुम्हें बताएं राज की बात, जब हम पढ़ते थे हमको ऐसे लिख के दिखाया जाता था, P और एक OH, एक और OH, एक और OH, फिर हमको तो ऐसे पढ़ाया जाता था और उसको पूछा जाता था कितने कोवैलेंट बॉन्ड कितने एडिटिव बॉन्ड होते थे। मगर अब तुम केमिस्ट्री वाले सर से पूछना कि आज डेट में अब ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। आज की डेट में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने लगा? ये वाला बनने लगा। कौन सा बनने लगा? मेरे जमाने में बॉन्ड पूछे जाते थे कौन से कितने बॉन्ड होते हैं। तो ये फार्मूला किसका था? फास्फोरिक एसिड का। इसी तरह 5 कार्बन वाली शुगर हम तुम्हें बताएं, देखें कौन बताएगा। चलो अच्छा, ये है एक ऑक्सीजन निकली और हमने तुमसे बोला ये 5 हमने बनाए। देखो 5 कॉर्नर अलग शब्द है, 5 कार्बन अलग शब्द है, क्योंकि ये कॉर्नर कार्बन से नहीं बना, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो मान लो ये पहला कार्बन है, हर जगह OH, जैसे उस दिन स्ट्रेट चेन लिख के दिखाई थी, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन OH, ये चौथा कार्बन, उस पर H और OH है। तो 4 कार्बन हो पाए, 5वां कहाँ चला गया? CH2OH। इस तरह से हमने 5 कार्बन वाली शुगर रखी है और इसका नाम कौन बताएगा? राइबोज। अब नाम कौन बताएगा? राइबोज। लेकिन हम तुमसे पूछे कि इसी कार्बन, इसी शुगर में से अगर इस कार्बन पे से ये उड़ा दे, इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबोज की डीऑक्सीराइबोज। DE माने होता है रिमूवल, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डीएमिनेशन और डीऑक्सी। शब्द याद है? DE जिसकी स्पेलिंग में प्रीफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब हमेशा रिमूवल होता है। डी मार दो, उड़ा दो। तो बताओ अच्छा, ना किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा? राइबोज का कि डीऑक्सीराइबोज का? राइबोज का कि डीऑक्सीराइबोज का? हमेशा ऐसा रहा। नाम बढ़िया दर्शन थोड़े। जैसे पूछे रामचरितमानस में उनका ज्यादा रोल था कि परशुराम का? राम का छोटा नाम, पूरी कहानी उन्हीं पर आधारित थी। परशुराम नाम बहुत बड़ा था लेकिन रोल कम मिला था उनको। बोलो, राइबोज छोटा नाम, डीऑक्सीराइबोज बड़ा नाम, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? नाम बढ़िया दर्शन छोड़े। और वैसे भी तुम तो केमिस्ट्री पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो क्यों राइबोज डीऑक्सीराइबोज है कि 2 डीऑक्सीराइबोज है? 2 डीऑक्सीराइबोज। तुमने 2 क्यों बोला? क्योंकि पोजीशन दर्शाता है किस कार्बन पे से हटाएगी? सेकंड कार्बन पे से। किस पे हटाएगी? सेकंड। तो इस तरह से हमने तुम्हें एक शुगर लिख के दिखाई। अच्छा, जो नाइट्रोजनस बेस है उनके फार्मूला कठिन है, तुम खुद देखना। तुम उनमें गौर से देखोगे कि कुछ नाइट्रोजनस बेस ऐसे होते हैं जिनके ऐसे बनने में 2-2 रिंग बनानी पड़ती है। ज्यादातर ये प्यूरिन्स के फार्मूला होते हैं, और जो सिंगल रिंग से बने होते हैं ये पिरिमिडीन के होते हैं। साइटोसिन नाम याद आया? यूरेसिल नाम याद आया? थायमीन याद आया? थायमीन और यूरेसिल को गौर से देखना, उसके जो 5वें कार्बन पर होता है उस पर मेथिल लगा दिया जाए तो बन जाता है थायमीन। तो 5वें कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगाने से थायमीन बन जाता है। तो इसलिए थायमीन को 5 मेथिल यूरेसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यूरेसिल और थायमीन का फार्मूला एक समान, सिर्फ अंतर होता है 5वें कार्बन पर एक्स्ट्रा मेथिल ग्रुप होता है, किसमें? यूरेसिल पर। इसलिए यूरेसिल अब बन गया 5 मेथिल यूरेसिल। राइबोज का है कि डीऑक्सीराइबोज की 2D रिएक्शन। अच्छा, तो इस तरह से 2 रिंग वाले होते हैं एडेनिन गुआनिन, और सिंगल रिंग वाले होते हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। अब हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। हमने इतनी लंबी कहानी कौन लिखेगा? तो अगर हम ऐसे 2 ब्लॉक बना के लिख लें तो तुम समझ जाया करना कि कोई न कोई प्यूरिन लिखा है ना। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है ना, उस पर हाइड्रोजन भी जुड़ी होती है। ये हाइड्रोजन क्या करती है? जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है उसके फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये उड़ जाता है क्या? पानी हट जाता है। क्यों? जब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये फर्स्ट कार्बन, शुगर की फर्स्ट कार्बन के साथ, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम ये उड़ाई दे रहे हैं, इसकी जगह पे लाइन खींचे दे रहे हैं, मान लेना ये बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो कुछ तुम्हारे सामने है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं इसको?
न्यूक्लियोसाइड। फिर से बताना, केवल इतना लिखा था तो ये था नाइट्रोजनस बेस। क्या था? फिर से बताना, नाइट्रोजनस बेस तुमने किसका किसका सुना? एडेनिन का नाम सुना, बोलो। गुआनिन का नाम सुना, साइटोसिन का नाम सुना, थायमिन का नाम सुना। स्पेलिंग कौन बताएगा? THIA या THY? THIA, इसको थियामिन कहते हैं, ये विटामिन B1 का नाम है। और अगर THY कर दे तो थायमिन कहते हैं। ये एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है। एक बार पूछा गया था नीट में, AIQMP के नाम से उसमें होता था कि इनमें से कौन DNA में नहीं पाया जाता है। बवाल कर दिया, लड़के बोले सर क्वेश्चन गलत आएगा, गलत आ गया। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन तीनों चारों पाए जाते हैं। जब गौर से देखा स्पेलिंग, टोटे टोटे हो गया दिल। स्पेलिंग अलग थी, यहाँ स्पेलिंग लिखी थी THIA। अच्छा, यूरेसिल का नाम याद आया? और अगर इसके साथ ये शुगर जोड़ दी जाए, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर बने कंपाउंड को कौन बताएगा? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? अब जैसे एडेनिन के साथ शुगर जोड़ी गए तो बने न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? बने न्यूक्लियोसाइड को गुआनोसिन कहेंगे। बने को साइटिडीन कहेंगे। क्या कहेंगे? थाइमिडीन, प्यूरिडीन। याद रहेगा। ये दोनों प्यूरिन, प्यूरिन एडिनोसिन, प्यूरिन गुआनोसिन, यह है pyrimidine, डीन, डीन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन, क्योंकि ये pyrimidine के न्यूक्लियोसाइड है। पक्का? अब हम तीसरा कंपोनेंट अर्थात फास्फोरिक एसिड जोड़ दें तो चलो लिख दिया, ये है फास्फेट, ये है OH, दूसरा OH, अगला OH। गौर से देखो, ये पांचवा कार्बन है। यहाँ अगर पानी निकल गया तो तुम भी जानते हो कि यहाँ पानी हटा दो, इसकी जगह लाइन खींच दो, बने बॉन्ड को क्या कहोगे? जब कभी एल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से होती है, ये एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से होती है, बने कंपाउंड को ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ईस्टर कौन बन गया? ये अलग बात है कि यहाँ ऑर्गेनिक एसिड है कि फास्फोरिक एसिड है, इसलिए बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहोगे, फास्फो ईस्टर बॉन्ड है। कार्बन की पोजीशन के हिसाब से नाम बताओ, ये 3 फास्फो ईस्टर बॉन्ड है कि 5 फास्फो ईस्टर बॉन्ड? 5 इसलिए कहा कि इसको बनने में जो कार्बन है उसका कौन सा? 5वां। पक्का? इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो तुम जानते हो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट जोड़ दो तो बने कंपाउंड को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एक ही फास्फेट जोड़ा तो शॉर्टकट में इसको AMP, एडिनोसिन तो था ही। एक फास्फेट जोड़ा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, साइटिडीन मोनोफास्फेट। चाहे AMP कहो, चाहे एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहो, चाहे एडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड भी कह सकते हो ना। इस तरह से हमने तुम्हें तमाम सारे बना के दिखाए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ज्यादातर क्वेश्चन तो हालांकि यही से पूछा जाता है। मरा पड़े, हाँ, ज्यादातर सवाल तो इन्हीं सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसके कहते हैं। बच्चा बस एक ही और बना के दिखाएंगे, कम से कम एक और अगर बना के दिखा दें, एक और बना के दिखा दे, और एक और बना के दिखा दे, एक और बना के, मरा पड़ा कहाँ तक सिलेक्ट हो गया। इसलिए इसका सॉफ्टवेयर ये है नहीं, इसलिए हो जाता है गड़बड़, इसलिए हो जाता है गड़बड़। एक और बना के दिखा दे, बोल सांचे दरबार की। एक और बना के दिखा दिया है कि नहीं? अब सोचो, वही ट्रेन बनाने जा रहे हैं, एक अगाड़ा एक पिछाड़ा। तो हमने कहा कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब जब अगाड़ा पिछाड़ा जोड़ना पड़ेगा तो लगता है कि यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा ना, और पानी बाहर निकल जाएगा। और जब एल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से होती है, बने बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ एसिड सामान्य फास्फोरिक एसिड है, तो इस बॉन्ड को, क्योंकि इस बॉन्ड के बनने में ये इस्तेमाल हुआ, इसका नाम 3' फास्फो ईस्टर बॉन्ड। ये 5वां कार्बन वाला इस्तेमाल किया, इसका नाम 5' फास्फो ईस्टर बॉन्ड। तो मुझे लगता है 2 ईस्टर बॉन्ड है, दोनों मिला के एक साथ पढ़ के बताओ तो फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? शुगर का फर्स्ट कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाया? ग्लाइकोसिड। बोलो, एक शुगर का थर्ड, दूसरे का 5th मिलकर बनाए फास्फो ईस्टर बॉन्ड, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। 3, 5' 2 ईस्टर बॉन्ड है ना। इस तरह से एक हमने तुम्हें डाई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना के दिखाई। इतनी जटिल कौन लिखेगा, थोड़ा सरल कर दें तो
ऐसा लगता है कि ये है एडेनिन, ये है शुगर, ये है उसका फॉस्फेट, ये है ग्वानिन, ये है शुगर, ये है उसका फॉस्फेट, ये है साइड एडेनिन, शुगर और फॉस्फेट। इस तरह से तमाम न्यूक्लियोटाइड लिखो और फिर तुम भी जानते हो कि तमाम न्यूक्लियोटाइड लिखो। अब क्या है कि एक की शुगर और हमने कहा एक की शुगर और दूसरे का फॉस्फेट, इनके बीच आपस में फिर से बॉन्ड बना दो, ये वाला, यही है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से लंबी सी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी को लंबी सी स्ट्रक्चर को पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, इसका ये वाला एंड अभी भी फ्री है औरों से बॉन्ड बनाने के लिए। किस कार्बन पे है? 5वें कार्बन पे। और इसके बाद देखो ये 3 कार्बन वाला OH अभी भी फ्री है औरों से बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ये जो फॉस्फेट मॉइटी है, इधर वाले सिरे को 5 प्राइम एंड कहा जाता है और ये जो OH वाला एंड है, हाइड्रोक्सिल मॉइटी है, इसको 3 प्राइम एंड वाला कहा जाता है। कोई समझ आया? इस तरह से बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। स्लो हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। और इसमें जो ये बैकबोन है, ये शुगर फास्फेट से बनी। और जो ये नाइट्रोजनस बेस है 90 डिग्री पर अंदर प्रोजेक्टेड रहते हैं। इसी तरह का डीएनए होता है, इसी तरह का आरएनए होता है। डीएनए आरएनए में एक तो खास अंतर ये होता है कि आरएनए में थायमिन होता है कि यूरेसिल होता है? यूरेसिल होता है। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डबल स्ट्रैंडेड होता है कौन? डीएनए। तो अगर डीएनए पढ़ना है तो इस तरह की 2 स्ट्रैंड बनाने पड़ेंगे। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, जिसका इधर 5 प्राइम दूसरे का इधर 3 प्राइम एंड होगा। और तुम समझते हो कि ए के सामने कौन हमेशा? टी। और तुम जानते हो जी किससे जुड़ता है? सी। सी सी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती। पता तुम्हें? पता तुम्हें? क्या पता तुम्हें? इस तरह से पूरी ऐसे चैन बनाओ, बाद में इस चैन को राइट हैंडेड कॉइलिंग कर दो, तो बन जाएगी डबल हेलिकल मॉडल। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जरा किसी की याद आया? और देखिए बहुत कठिन सवाल कौन बताएगा? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की जो स्ट्रक्चर बताई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर? प्रोटीन से सोचो, प्रोटीन से सोचो। हेलिक्स बनाता तो क्या था वो? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर अर्थात डीएनए में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं बता पाए थे, वो तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता लगाया गया था। तो वास्तव में वाटसन एंड क्रिक ने डायरेक्ट डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताई थी। कोई समझ पाया? इस तरह से हमने कहा था कि तुमने अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ना है तो फिजिक्स में अगर साउंड वाला चैप्टर सुना हो, एक बार वेव ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है। ऐसे अगर तुमने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो फिर दूसरी वेव बनानी ऐसे ही बनाई जाती, तब जाके एक वेव कंप्लीट होती है, एक हेलिक्स कंप्लीट होता है। और इसी हेलिक्स के बनने में ऐसे तमाम ज्यादा नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल होते हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ पर मिला दो तो एक बेस पेयर कहते हैं। अगर इसको सीढ़ी मान लिया जाए तो इनको लगता है ये सीढ़ी की रस्सियां हो गई जिन पर टाइगर चलेगा, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल बार। क्या हो गई? एक हॉरिजॉन्टल बार के बनने में 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी में बेस पेयर शब्द लिख दिया जाता है। तो हम तुम्हें बताएंगे ऐसे तमाम डीएनए पढ़ाए जाते थे। ए डीएनए पढ़ाया जाता था, फिर बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, तमाम डीएनए होते थे। लेकिन हम लोग जिस डीएनए पर आधारित बातें पढ़ते हैं वो बी डीएनए होता है। और बताते हैं एक बी डीएनए का पूरा हेलिक्स बनने में टोटल इतने नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल हो जाते हैं। कितने? 10। कितने? और पूरी लंबाई होती है इसकी 34 एंगस्ट्रॉम की। तो बताओ किसी दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो पूरी लंबाई है इतने एंगस्ट्रॉम, इसलिए इतनी 10 के दोनों बेस में, तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। याद आया? इस तरह से 3.4 एंगस्ट्रॉम होता। पता तुम्हें? ऐसे ऐठा हुआ है, अगर इसको हम सीधा लिटाने जाए, सीधा खड़ा कर ले डीएनए को, तो ऐसे समझो जैसे तुमने ऐसे सीढ़ियां देखी हो, जो स्टेयर्स देखी हो, जो लोहे के फ्रेम पे ऐंठी हुई बनाई जाती है। चलो नहीं समझता, ऐसे समझो जैसे अगर ये डीएनए है, ये ऐसे मान लो ऐंठ लिया गया, तो ऐसे सोचो यहां से चले 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? और यहां से यहां तक हमें ये सोच बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल बार है? 10। 1 2 3 4 5 6 10। तो कोई सवाल पूछे कि जब ऐसे डीएनए ऐंठा गया होगा तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच, 2 हॉरिजॉन्टल बार के बीच एंगल कितना होगा?
कितना होगा? तो टोटल एंगल कितने का है? 360 डिग्री का। और कितने नाइट्रोजनस बेस आ गए? बोलो। तुमने ऐसी सीढ़ियां देखी कभी बहुमंजिला इमारत में घूमती हुई सीढ़ियां देखी? अगर 10 सीढ़ियां हैं, टॉप पे पहुंच जाओ तो पहला स्टेप चलोगे हो सकता सीधा, दूसरा स्टेप चलोगे 36 डिग्री मुड़ जाओगे, तीसरा फिर 36 डिग्री मुड़ जाओगे, पूरी 10वीं सीढ़ी आते आते फिर तुम्हारा मुंह वैसे ही हो जाएगा। कोई समझा? क्या समझे? न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? डीएनए और न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। उनके एक न्यूक्लियोटाइड पर कितने कंपोनेंट भाग होते हैं? 3। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? प्यूरिन और एडेनिन को, क्योंकि इनकी साइकिल समान है कि गड़बड़ गड़बड़ है। अच्छा, एडेनिन ग्वानिन क्या कहते हैं? प्यूरिन। साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। अच्छा ये बताओ, पेंटोज शुगर याद आई? मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? राइबोज का। डीऑक्सीराइबोज में किस कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है? सेकंड। अच्छा ये बताओ तुम, फास्फोरिक एसिड याद आया? अच्छा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनाए, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए। बैकबोन किसकी बनी होती? शुगर और फास्फेट से। 90 डिग्री पर अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते कौन? नाइट्रोजनस बेस। डबल स्टैंडर्ड तुम जानते हो कौन होगा? डीएनए। पक्का? इस तरह से हमने तुम्हें क्यों, अभी जब यहाँ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया था, जब पानी निकला तो तुम ध्यान रखो, जैसे ग्लूकोज की बात करते थे तो ये है मान लो 6 कार्बन वाली शुगर, हालांकि 6 कार्बन अभी नहीं दिख रहे, 6 कॉर्नर दिख रहे तुम्हें। और हमने तुमसे कहा कि मान लो ये है कोई 6 कार्बन वाली शुगर, अरे मरा पड़े थोड़ा यहाँ पे सुंदर बना ले, तो हमने तुमसे कहा था ये मान लो कोई 6 कार्बन वाली शुगर है। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर जगह EH OH EH OH EH और OH। हालांकि तीसरे पर थोड़ा सा लफड़ा होता, उल्टा लिखा जाता है, ठीक। और EH और एक मिनट OH नहीं CH2 OH। मान लो एक हमने शुगर लिखी, चलो अच्छा एक और लिख ले रहे हैं O, और ऐसे 6 कॉर्नर बना दिए। और EH OH EH OH EH OH और EH OH और EH और CH2 OH। अब भाई ट्रेन बनानी अर्थात पॉलीमराइजेशन करना है, तो वो क्या होगा? क्या हो सकता है यहाँ से ऐसे पानी निकल जाए, क्योंकि इस शुगर का फर्स्ट कार्बन इस्तेमाल होता है, इसका चौथा कार्बन इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है अल्फा। अल्फा क्यों कहते हैं अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अल्फा का शुगर ये भी है, अल्फा शुगर ये भी, इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, इसलिए पहले बॉन्ड को कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम बताना ये चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लिपिड में तुम्हें पता है ईस्टर बॉन्ड होता है, प्रोटीन में कौन सा दिखाया था? पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाया था, और डीएनए आरएनए में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इन सभी बॉन्ड के बनने में पानी बाहर निकलता है, अर्थात इन बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। और जब इन्हीं बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसी पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहा जाता है डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। चलो अच्छा एक बात होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ाने जा रहे हैं। तुम्हें हमने एक बात बताई थी कि मान लो हम एक किसी एग्जाम्पल को लेकर ध्यान बताते हैं, ऐसे तो भोजन के रूप में 7 चीजें खाते हैं, चलो हम कार्बोहाइड्रेट पर आधारित बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आलू चावल अर्थात स्टार्च के रूप में खाया हो, या चीनी अर्थात डाइसैकाराइड खाई हो, या ऐसा ग्लूकोन डी पी लिया हो। डाइजेशन का एक ही काम किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। अब ये क्या होता है, डाइजेशन के बाद सब कुछ एब्जॉर्ब होते होते सबसे पहले जाता है लिवर में। कहा जाता है, और लिवर हमारे शरीर का भगवान समझो, सारे निर्णय यही लेता है, किस चीज को आगे जाने दे, किस चीज को आगे न जाने दे। तो हम तुम्हें बताएंगे कि लिवर ही डिसीजन लेता है। जैसे मान लो इधर से शुगर आई, ग्लूकोज आई, तो हमारे लिवर का सबसे पहला उद्देश्य होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना। इस साल एनसीईआरटी ने वैल्यू चेंज कर दी है, पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में ब्लड शुगर लेवल चेंज कर दी है, और हम लिख के लाए थे बुलेटिन बदल गई। तो 4.1 से नहीं 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर हमारा लिवर चाहता है कि इतनी ब्लड शुगर बनी रहे। पहले वाली एनसीईआरटी ने कुछ और लिखी थी, आज एनसीईआरटी ने वैल्यू बदल दी। ठीक, इतनी इसलिए चाहता है, इधर सुनो फटाफट, क्योंकि ये शुगर ही जाती है सेल के पास और एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। सुनो सुनो, लेकिन हम बताते तुमसे कि मान लो तुमने पूरा ग्लूकोन डी का डिब्बा चाप लिया, तो इधर से दनादन ग्लूकोज आएगी, हमारा लिवर क्या करेगा, इस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किसी चीज में बदल के रख लेगा। इस ब्रांच चेन पॉलीमर का नाम कौन बताएगा? ग्लाइकोजन। क्या नाम बताएगा?
और मान लो तुम बहुत ही ज्यादा रोज आलू चावल चीनी दे दनादन इधर से ग्लूकोज आवश्यकता, हम तुम्हें बताते हैं हमारे शरीर में इतने ग्राम से ज्यादा ग्लाइकोजन नहीं हो सकता है। एक पाउंड मंड होता है, एक पाउंड मंड, पाउंड कहते हैं 400 ग्राम और मंड कहते हैं एनिमल स्टार्च को। तो हमारे शरीर में मैक्सिमम एक पाउंड मंड हो सकता है, अर्थात 400 ग्राम मंड हो सकता है। और मान लो तुम पूरा इधर से 1 किलोग्राम का डिब्बा पी गए ग्लूकोन डी का, तो दे दनादन ग्लूकोज आएगा। तो हम तुम्हें बताते हैं हमारा लिवर जो है किसी और चीज में बदल के रख लेगा, किसमें? अब मान लो तुम्हारी मम्मी लौट आई नानी के यहाँ से, उन्होंने तुम्हें हथकड़ी लगा के अंधेरे कमरे में डाल दिया, तुम्हारा पड़ा 4 दिन भूखे रखेंगे, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा जैसे इसके बाप आ जाए, पूरा ग्लूकोन डी का डिब्बा एक दिन में पी गया कम हथकड़ी का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग मरेंगे नहीं, इसी मुसीबत के लिए ये भोजन स्टोर करके रख रखा था ना। नतीजा आज क्या होगा कि हमारा लिवर इस ग्लाइकोजन को तोड़ लेगा, किसमें? ग्लूकोज में, और वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन की कोशिश करेगा। हम तुमसे बताते हैं इस स्टेप का नाम होगा ग्लाइकोजीनोलिसिस। क्या नाम होगा? इसको होगा ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि जेनेसिस माने प्रोड्यूस करना, बनाना होता है, और इसको कहते हैं लिपिड की जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, इसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। हम तुमसे कहते हैं तुम्हारे शरीर में चाहे जितना ग्लाइकोजन क्यों ना हो, अगर तुम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो 24 घंटे के अंदर सारा ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए अच्छा व्रत 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जाता, एक दिन से ज्यादा नहीं रखा जाता। और तुम्हें मान लो अन्ना हजारे चक्कर पड़ गए, 5 दिन से जंतर मंतर में बैठे भूख हड़ताल पे, तो हमने कहा सरकार तो कोई और बनाएगा, अन्ना हजारे मर गए चुप होकर में, तो नतीजा मरेगी नहीं, कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा शरीर इस फैट को तोड़ने शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में तमाम सारी रिएक्शंस का जाल चलता रहता है। सुनते रहना अब कहानी क्या चलता रहता है, क्या चलता रहता है? इसी रिएक्शंस के जाल को, इसी तोड़ने और जोड़ने वाली रिएक्शंस को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 2 पहलू होते हैं। जब छोटी छोटी चीजें जोड़ के बड़ी चीजें बनाई जाती हैं तो इस रिएक्शन वाले प्रोसेस को एनाबॉलिज्म, और जब बड़ी चीज को छोटी छोटी में काट डालते हैं तो इस काट डालने वाली रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और बताते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग कौन है? क्यों 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 ऐसा क्यों कर दिया गया? ऐसा क्यों कर दिया गया? पता तुम्हें जीवित क्या है? अच्छा, हम यहां लेट जाएं, तुम पूछो हमसे बाबा आपका नाम क्या है, ना जवाब दे। तुम हमारे आलपिन चुभाओ, हाथ पैर ना समेटे। स्टेथोस्कोप से धड़कन सुनो, ना सुनाई दे। मर गए कि बच गए? चप गए बाबा, निकल लिए ना। और अगर तुमने हमें छुआ, हमने बदले में कंटाप मार दिया, क्या समझोगे? बाबा गए कि जिंदा? अगर हम कोई हरकत दिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी दर्शा रहे हैं, अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो जान लेना ये सिस्टम जिंदा है। कोई समझे? नहीं समझता है। एक डायग्राम देखो कितना आसान है, यही बनाए दे रहे। इधर सुनना, जैसे मान लो एक है बीकर, इसमें भरा है पानी, इसका नाम है बीकर नंबर ए, और एक है हमारे पास बीकर, बहुत कठिन है, बहुत ही आसानी से सुनना और पेशाब बाद में करना। इधर सुनो, ये बीकर नंबर बी। सोचो जरा, दोनों बीकर को हमने एक पाइप से जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, क्या होगा? सोच बताओ क्या होगा? ए वाले से पानी, अगर हमने इसमें कागज की नाव रख दी, उसमें बैठा दिया चीटा, तो वो चीटा यहाँ से पहुंच जाएगा ससुराल, मतलब बी वाले चेंबर में। बोलो 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 बोलो, क्या समझ रहे? ये सिस्टम वर्क कर रहा है कि निष्क्रिय? वर्क कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है, हरकत में आ रहा है। बोलो, लेकिन सोच बताओ क्या ये जीवन भर ऐसा होता रहेगा? नहीं, एक समय आएगा जब दोनों तरफ पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा और उसी पल वर्क करना बंद कर देगा, सत्यानाश हो जाएगा। एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़? ये है, या तो एक काम करो, एक लोटा बाल्टी लो और इसमें से पानी बार बार निकाल के बाहर फेंक करो, जिससे कभी लेवल हाई ना होने पाए। एक काम करो, ऐसा करो, बाल्टी लो और ऐसा करो, या तो इसमें पानी उड़ेलते रहो, जिसमें वाटर लेवल हाई बना रहे। कोई समझा? बोलो। तब ये वाटर लेवल मेंटेन मत होने दो, डिफरेंस मेंटेन मत होने दो, तो सिस्टम जिंदगी भर काम करता रहेगा। इसलिए व्हाट इज लिविंग स्टेट कहा जाता है? नॉन इक्विलिब्रियम की स्थिर अवस्था बनाए रखो। नॉन इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम बताने दो, नॉन इक्विलिब्रियम की स्थिर अवस्था बनाए रखो। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड लिविंग स्टेट। कोई समझा?
कोई समझा? लेकिन एक बात बताओ, ये जो हम काम करेंगे मजा आएगा कि दिक्कत में कमी हो जाएगी? थकान होगी, ऊर्जा खर्च होगी। ये जो काम करेंगे मजा आएगा कि दिक्कत में कमी होगी? तो देखो, इधर से पानी ऐड करना अर्थात ग्लूकोज ऐड करना, इधर से पानी निकालना अर्थात ग्लूकोज निकालना, फिर भी चाहते ये अवस्था मेंटेन रहे। बोलो, ये सब काम करेंगे, लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, इसका में ऊर्जा खर्च होगी और ऊर्जा आती है इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप। ऊर्जा कहां से आती है? इसलिए कहा जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग कौन होता है? मेटाबॉलिज्म। इसलिए मेटाबॉलिज्म होती है। बोलो, और ये मेटाबॉलिज्म पूरा जाल है रिएक्शंस का, एक रिएक्शन को नहीं कहते, इसको और आगे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक? लेकिन तुम जानते हो रिएक्शंस का जाल जरूर है, लेकिन बायोलॉजी की कोई भी रिएक्शन हो, कितने भी सिंपल रिएक्शन हो, यहाँ की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास ही क्यों न करनी हो। बचपन में शिकंजी पढ़ती है स्कूल में, ध्यान को मशीन से पानी पिलाता था, करिया करिया गैस पास करता था, बुलबुला उठते थे, मुंह से पीते थे, नाक से निकल, कुछ याद आ रहा है? शिकंजी पिए कभी? कौन सी गैस पास करता था? बताते हैं कि ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं बड़ी स्मूथली शरीर में होती रहती है। ध्यान करो, ग्लूकोज होता था, ग्लूकोज 6 फास्फेट करते करते पायरुविक एसिड बनता था, एसिटिल कोएंजाइम है और तमाम। तो बताते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी शहर के चौराहे की तरह हो सकती है, ये सर्किल फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रेट चेन के रूप में होती है। इधर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता था, इधर ग्लाइकोजन। ये क्रिस क्रॉस टाइप की रिएक्शन होती रहती है विदाउट एनी मिसहैपनिंग, बड़ी स्मूथली चलती रहती है सारी रिएक्शंस। ये एक्सीडेंट नहीं होता है। और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी ही है जो नॉन स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराती है। कोई समझा? और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन बिना किसी एंजाइम के नहीं हो सकती। तो इसलिए एक शब्द है कि एंजाइम किसको कहते हैं, इसलिए शब्द है एंजाइम किसको कहते हैं, बिना एंजाइम के नहीं हो पाएंगे। तुमने जरा सोचा हो कि मान लो यह है केमिस्ट्री, इसमें हमने एक गैस भर दी है और जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम? इसमें हमने गैस भर दी है जिसका नाम है हाइड्रोजन। बताओ क्या होगा? ये आपस में जुड़ने लग जाएंगी और बदल जाएंगी किसमें? अमोनिया में। किसमें बन जाएंगे? अमोनिया बनने लग जाएगी। लेकिन इसी गुब्बारे में अगर हम लोहे की छीलन डाल दें, क्या डाल दें? लोहे की कतरन डाल दें, बताओ अमोनिया धीरे धीरे बनेगी, फास्ट बनेगी? क्योंकि आयरन जो है अमोनिया बनने में किसका काम करेगी? उत्प्रेरक का काम करेगी, कैटलिस्ट का काम करेगी। तो वो केमिकल्स जिनकी मौजूदगी में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, उन्हीं केमिकल्स को कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को अगर कोई कैटलाइज करा दे तो बायो कैटलिस्ट कहते हैं। स्वयं दूसरा नाम है किसका? एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। पक्का पक्का पक्का। तो हम तुम्हें एक बात बताएंगे कि ये जो एंजाइम होते हैं तो सर्टेन केमिकल्स की मौजूदगी में बायोलॉजिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है। उन्हीं केमिकल्स को कैटलिस्ट अर्थात बायो कैटलिस्ट अर्थात एंजाइम कहते हैं। लेकिन हम तुम्हें कुछ कैरेक्टर बताएंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, कहा जाता है ऑल एंजाइम्स आर ये क्या? प्रोटीन। लेकिन एक्सेप्शन कौन बताएगा? कौन बताएगा? राइबोजाइम। कौन? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते हैं जब बैक्टीरिया में, तो 23 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आर में स्वयं एंजाइम का काम करता है, राइबोजाइम कहते हैं। ऐसा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड तो एंजाइम का काम करे, इसको राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको छोड़ दिया जाए तो सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन। और सोच बताओ ये जितने भी हैं ये सब हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन? ये प्राइमरी चेन होगी, सेकेंडरी, टर्सरी? एटलीस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर तो जाएगी ना, इसलिए सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाते हैं। गोल मटोल 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। हाई मॉलिक्यूलर वेट अब नहीं पूछा जाता। मेरे जमाने में पूछा जाता था दो चीजों के लिए, या तो पूछा जाता था विटामिन के लिए और या पूछा जाता था एंजाइम के लिए। एंजाइम कहलाते थे हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली प्रोटीन, और विटामिन कहलाती थी लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई याद आया? तो मॉलिक्यूलर वेट याद रखना। और हम तुम्हें बताएंगे ये एंजाइम जो होते हैं इतने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जरा देखना, जला सुन गया। इतने प्रकार का होता है एंजाइम, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं? इधर देखना, बहुत जल्दी बताया जा रहा है। एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक नाम होता है सिंपल एंजाइम, एक मामला है कॉन्जुगेट कह दो, चाहे कॉम्प्लेक्स कह दो, चाहे कंपाउंड कह दो, एक ही बात। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉन्जुगेट, चाहे कुछ कह दो। देखो बहुत ही तसल्ली देखना।
मान लो हमने ये एक कुछ बनाया और इसका नाम है माल्टोज। क्या नाम है? माल्टोज। और इसको हम तोड़ना चाहते हैं। किसमें तोड़ना चाहते हैं? जिससे ये बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो माल्टोज को पचाना है तो माल्टेज, सुक्रोज होती तो सुक्रेज और लैक्टोज होती तो आर्जिनाइन सा प्रोटीन। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हम समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये है मेरे पास कोई एंजाइम, ये है मान लो मेरे पास कोई एंजाइम, ये है मेरे पास कोई एंजाइम, और हम बना के डायग्राम्स देखना। ये मान लो मेरे पास कोई एंजाइम है, ये है मेरे पास कोई एंजाइम, और ये एंजाइम ऐसी सकल सूरत का है कि इसमें झमाझम ये फंस जाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, नतीजा ये टूट जाएगा प्रोडक्ट में। तो जब कभी प्योर प्रोटीन ही रिएक्शन को कैटलाइज कराने में सक्षम हो तो ऐसे एंजाइम को सिंपल एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल एंजाइम कहते हैं। पक्का? अब जरा सोचना, जैसे मेरा हाथ है, 5 उंगलियां हैं, तो ये 5 उंगलियां मिलके मतलब उंगलियों को उठाओ तो ये मेरा हाथ जो है अपने आप में पूरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने में सक्षम है। बोलो, और सोचो अंगूठा कट जाता तो हो सकता है यहाँ पे नकली अंगूठा लगाना पड़ता, तभी चीजें पकड़ में आती ना। फिर से समझो, मान लो अब की बार हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये कोई सबस्ट्रेट है, ये वाला मान लो कोई सबस्ट्रेट है, ठीक, ऐसी शकल सूरत बनाई। अच्छा, थोड़ी ऐसी बनाई ट्रायंगल जैसी। ये मान लो कोई सबस्ट्रेट है, ठीक, और इसका नाम है, मान लो ऐसे समझाने के लिए, सुक्रोज इसका नाम है। हम चाहते हैं ये डाइजेस्ट हो जाए, हम चाहते हैं ये पच जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाए, तो हमें एंजाइम चाहिए सुक्रेज नाम का। चलो हम बना के दिखाते हैं। ये मान लो है सुक्रेज नाम का एंजाइम। लफड़ा ये है कि ये एंजाइम इतना है, ये है प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, ये प्रोटीन। अब बताओ, इसमें जब ताला 20 से कटा है तो चाबी कहां पे फिट करें? क्या ये चीनी अर्थात सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में फिट बैठ पाएगा? नहीं। तो यहाँ पूरा रूप बनाने के लिए हमको किसी गैर चीज की भी जरूरत पड़ेगी, किसी गैर चीज की। हम बनाए ले रहे यहाँ पर ऐसे। अब ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब बाइंडिंग साइट भी बन गई, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट बैठ जाएगा, नतीजा प्रोडक्ट में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो अब ये अपने आप में एक फंक्शनल एंजाइम बन पाया। इसको कहते हैं, मामला जटिल है क्योंकि प्रोटीनेशियस पार्ट के अलावा एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी जुड़ गया। इसको कहते हैं पता नहीं, मेंडल भी नहीं जानते थे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन ले जाता, उस अननोन एंटिटी को मेंडल ने कहा था फैक्टर। क्या कहा था? तो इसको भी हमने लिख दिया साथी फैक्टर। क्या नाम लिख दिया? को माने साथ साथ, को माने साथ साथ। पक्का? इसको साथी फैक्टर कह दिया। अब ये जो दोनों को मिला दें तो मामला जटिल हो गया। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलोजाइम। क्या कहते हैं? होलोजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलोजाइम। कोई सोच बताए ये फैक्टर को रिमूव कर दे तो ये एंजाइम फंक्शनल रहेगा कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये है क्या, हमें खुद नहीं पता। तो हम तुम्हें बताएंगे कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी अगर ये 24 घंटा इससे चिपका रहे, परमानेंटली, पी माने परमानेंटली, पी माने प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर परमानेंट चिपका है 24 घंटा, चाहे फंक्शन करना हो चाहे ना करना हो, तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक। और अगर ये 24 घंटा आपस में चिपके नहीं रहते, जिस पल इनको रिएक्शन करनी होती है उसी पर चिपकते, अन्यथा दूर दूर रहते, तो उसको कहेंगे कोएंजाइम। क्या कहेंगे? जैसे राइबोसोम्स तुमने सुने थे, 40 ईयर्स 60 ईयर्स 24 घंटा सेल के अंदर चिपके रहते थे कि अलग अलग रहते थे? अलग अलग। जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती थी तभी मैसेंजर आगे पे आके दोनों एक साथ चिपकते थे। बोलो 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 बोलो, हमेशा चिपके रहते कि अलग अलग रहते? टाइगर को देखा, चीता पूरी जिंदगी अकेले गुजारता है। और सोचो, हाँ, एक गुफा में कभी शेर हमेशा शेरनी के साथ रहता है, टाइगर नहीं रहता है, वो अकेला रहता है। इसलिए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, क्योंकि जितने लोग अकेले हैं वही नेशनल हो पाए, चाहे दीदी हो चाहे बहन जी, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, समझे ना? अगर नेशनल आदमी बनना मोह माया के चक्कर मत पड़ो, सिर्फ माया के चक्कर। मेरी बात सुनो। सोचो अगर पूरा जिंदगी अकेले गुजारता है टाइगर, तो चटरू मटरू कहां से आए? क्या समझे? जब रिएक्शन करनी है तो साथ रहते हैं, अन्यथा पूरी जिंदगी। अभी भी नहीं समझ पाए? अच्छा, तुम्हें पता घर में जो पति का औकात है वही पत्नी का औकात।
कहते हैं हम सफर है, बराबर का दर्जा है। को माने साथ साथ, एंजाइम माने एंजाइम, उसका नाम ही है को एंजाइम। क्या नाम? बराबर का एंजाइम। और जो बराबर का रिश्ता होता है, लफड़ा बहुत होता है। कुछ भी कहो, तलाक तलाक जड़ा, दुनिया बार बोलते, तीसरी बार नहीं बोलते, तीन बार नहीं बोला जाता है। क्या इतना मामला गंभीर होता है कि जरा से कहो तो पता चले उठाया बिस्तरा बोलिया और पहुंच गए। बड़ा सेंसिटिव मामला है। कोई बताए प्रोस्थेटिक ग्रुप में और को एंजाइम में कौन ट्रांजिएंट अर्थात क्षणिक अटैचमेंट कर जाता है? कोई एंजाइम। कौन परमानेंट चिपका रहता है? परमानेंट वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई समझा? ऐसा एंजाइम जरा सा हीट कर दो तो दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। वो कौन वाला होगा? कोई एंजाइम वाला। पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ज्यादातर विटामिन बी के डेरिवेटिव होते हैं कोएंजाइम। जैसे विटामिन बी1 जिसको थियामीन कहते हैं, उसका डेरिवेटिव होता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। जैसे राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को कहते हैं, उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो समझ गए? इस तरह नियासिनिक एसिड या नियासिन नाम की विटामिन सुनी? NAD नाम सुना? इस तरह से तमाम कोएंजाइम होते हैं। कभी कभी ये हैवी मेटल्स के आयन होते तो इनको एक्टिवेटर कहा जाता है। जैसे जिंक का नाम सुना हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के लिए जिंक एक्टिवेटर का काम करता है। तुमने क्या पैंक्रियास से निकलने वाला एक एंजाइम सुना होगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसके लिए भी जिंक एक्टिवेटर का काम करता है। पक्का? अच्छा देखें एंजाइम करते क्या है, तो हम तुम्हें एक बात बताएंगे कि एंजाइम के कैरेक्टर बताओ। कुछ हम तुम्हें बता रहे हैं जनरल कैरेक्टर। ये एंजाइम के कैरेक्टर नहीं, किसी भी कैटलिस्ट के कैरेक्टर है। जैसे कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं नहीं करते? नहीं करते। कोई रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई रिएक्शन, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो बाई डायरेक्शनल है तो बताओ, अच्छा H2CO3, तो बताओ जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट कराते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट कराते हैं? दोनों डायरेक्शन में सेम रेट ऑफ रिएक्शन रहती है, इसलिए इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ना बैकवर्ड। इधर मोटरसाइकिल 140 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही तो इधर भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ही आएगी, इसलिए कहा जाता है कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। और तीसरी बात बताएं, कैटलिस्ट जो होते कभी रिएक्शन में खर्च नहीं होते। ऐसे समझो जैसे मोहल्ले में तुमने किसी मझिया को देखा हो, शादी कराने जाता है तो वो क्या करता है? लड़के वालों क्या जाता है, उनको समझा बुझाता है, लड़की वाले क्या जाता है? समझाता बुझाता है, हाथ पकड़ा के नहीं पकड़ोगे, बॉन्ड बनवा के चला जाता कहीं और बॉन्ड बनवाने। ऐसा नहीं होता है कि एक शादी कराने में एक टांग कट गई, दूसरी शादी कराने में दूसरी टांग कट गई। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी रिएक्शन में खर्च होते हैं नहीं होते? नहीं। इसलिए कैटलिस्ट जो होते हैं, जो मोहल्ले के मजिया होते हैं, वो एक ही शादी कराएंगे, कईयों शादी कराएंगे। हमने तो न जाने कितनी शादी करा चुके। पढ़ने आते कोचिंग, करवानी पड़ती शादी, 3-4 करवा चुके। तुम्हें क्या लगता हम घट गए कि और ऊपर से बढ़ गए? एंजाइम किसी रिएक्शन में खर्च होते नहीं, इसलिए अगेन एंड अगेन रिएक्शन को कैटलाइज करा सकते हैं और बड़े सक्षम होते हैं, इसलिए माइन्यूट क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। ये जो कैरेक्टर अभी एंजाइम के बताए, ये वास्तव में एंजाइम के नहीं थे, कैटलिस्ट के लक्षण थे, किसी भी कैटलिस्ट के। लेकिन अगर हम किसी एंजाइम के स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ाएं तो पहला फंक्शन ये था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइम का काम करे वो राइबोजाइम। दूसरा सुनो, इन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तुलना में, ऑर्गेनिक की तुलना में ये बड़े हीट सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? हीट सेंसिटिव बहुत होते हैं। ये बताते हैं इस रेंज से ज्यादा काम नहीं करते हैं, 0 से लेकर 40 डिग्री के बीच ही एंजाइम काम करते हैं। नीचे निष्क्रिय हो जाते हैं, ऊपर टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और सोचो जो गुल्ला बनाया था उसको 20 टुकड़े टुकड़े कर दे तो सारी दरारें गायब हो जाएंगी। एंजाइम सक्रिय रहेगा कि निष्क्रिय? उसका नेचर चेंज हो जाएगा। हो सकता है टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल गई हो और प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो फिर से बोलो, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे,
लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाएंगे। किस टेम्परेचर रेंज को झेल पाते हैं? 0 से 40। ये अलग बात है कि गर्म पानी के जो झरना होते हैं, गर्म पानी के जो सोता होते हैं, जिनको हॉट वाटर स्प्रिंग्स कहते हैं, वहां का टेम्परेचर लगभग पानी उबल रहा होता है, 80-90 डिग्री टेम्परेचर होता है, और फिर भी वहां बैक्टीरिया रह लेते हैं। जहां तुमने पीसीआर पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, थर्मस एक्वाटिकस का नाम याद आया? अगर थर्मस एक्वाटिकस 90 डिग्री टेम्परेचर को झेल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है, अर्थात उसका जो मेटाबॉलिज्म होती है, इसका मतलब उसके एंजाइम नष्ट नहीं हुए। तो हम तो बताएं कि 80-90 डिग्री टेम्परेचर भी झेल लेते हैं वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम। किसी को याद आया? अच्छा बताओ, रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों नहीं खराब होता है? फ्रिज में खाना क्यों नहीं खराब होता है? टेम्परेचर 0 हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज में आलू क्यों नहीं सड़ता है? टेम्परेचर मिनिमल हो जाता है और बैक्टीरिया आलू को सड़ा नहीं पाती है, और आलू अपनी भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सड़ पाए। कोई समझा? दूसरी बात बताए, ये जो एंजाइम्स होते हैं वेरी स्पेसिफिक होते हैं, वेरी स्पेसिफिक, अर्थात माल्टोज पदार्थ को डाइजेस्ट करना है तो माल्टेज ही पचा सकता है, उसका क्लोज रिलेटिव अर्थात सुक्रेज नहीं पचा पाएगा। माल्टोज किसको पचाएगा? माल्टोज को कौन पचाएगा? माल्टेज। सुक्रोज को? लैक्टोज को? दोनों तीनों भाई है, भाई तो हैं। तो क्या यहाँ ऐसा चल जाएगा कि एक द्रौपदी 5 भाई? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चल सकता ना, वेरी स्पेसिफिक। कोई समझा? अच्छा बताएं, वेरी इफिशिएंट होते हैं। कैसा होते हैं? काम करने की दक्षता बहुत होती है। तुम्हें एक ट्रेलर दिखाएं, जैसे मान लो ये गिलास में तुमने पानी भर लिया और इसमें तुमने गुजारी है कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस। तुम भी जानते हो कि CO2 जब पानी से मिलेगी तो बना लेगी H2CO3। बताते हैं ऐसे ही ये पानी में गैस गुजारो तो कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, लेकिन 1 घंटे में केवल इतने मॉलिक्यूल बन पाते। कितने? मात्र 200 मॉलिक्यूल बन पाते। और इसी में थोड़ा सा एक एंजाइम डाल दो जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? तो बताते हैं CO2 और H2O इतनी तेज जुड़ने लगते हैं आपस में कि 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं, वो भी 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? सेकंड में। सोचो कहां 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते थे, 1 सेकंड में 6 लाख बनने लगे। तो एंजाइम वेरी इफिशिएंट होते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा मोड़ा नहीं, मिलियंस टाइम बढ़ा देते। कितने टाइम्स? कई गुना, दसियों लाख गुना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा कैसे देते? बताते, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके। क्या करके? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा। जब MBBS कर रहे थे, सैटरडे को मेस बंद रहती थी, बाहर खाना खाने जाते थे हजरतगंज, तो 2 घंटा पहले चले जाते थे कि थोड़ा घूम लेंगे मार्केट में। हमारे मित्र थे गंगवार, हरिशंकर गंगवार, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। देखा सामने से कोई भली आ रही है, भले मानुस, भली मानुस, भला मानुस नहीं, भली मानुस। हम पीछे हो जाते थे, हमें डर बहुत लगता था। हरिशंकर गंगवार शरीफ बन कैसे जाते थे? अच्छा, समझा? देखा कोई जवाब नहीं आया, मजा नहीं आया। फिर लौट के आते चौराहे, फिर लौट के आए शरीफ बन के, फिर आए और टकराए। अब की बार थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया। तुरंत पलट के लड़की बोलती थी, भाई साहब सॉरी तो बोलते जाओ। ये भगवान नवाबों को शायद वहां कहती सॉरी बोलता, अपने यहाँ होता देती गाली देती, तेरे भाई तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अंधा कहीं का चला, कीड़ा पड़े जाके। अब वहां सॉरी तो बोलते जा। ये नजाकत थी लखनऊ, तो हम लोग इसलिए हर सैटरडे जाते थे। बात को समझो, बात को समझो। बात एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन। ये एक एनर्जी से टक्कर मारी, पहली बार एक एनर्जी लेवल से टक्कर मारी, मजा नहीं आया। फिर थोड़ा एनर्जी का लेवल बढ़ाया, और जैसे एनर्जी बढ़ाया इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, तेरे घर में माँ बहन नहीं क्या, अंधा कहीं का। हम भी थोड़ा कुछ इन्हें समझाने गए, हमारे इनके बीच तू मैं शुरू हो गई, अर्थात रिएक्शन शुरू हो गई। क्या रिएक्शन शुरू हो गई? बोलो। तो हम समझ गए कि इनसे अगर रिएक्शन करनी है तो हल्की सी चक्कर से काम चलेगा, जड़ाका। तो वो मिनिमम एनर्जी बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन कराने के लिए आवश्यक है, इसी कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नहीं समझे? लड़की तो खूब
एक अब दूसरा एग्जाम्पल देंगे, लड़के खूब जानते, जैसे मान लो हॉस्टल गए, रात के 4 बजे हमने पुचकारा, पूत बेटा उठो पढ़ो, टस से मस्सो नहीं किए, गर्म हवा छोड़ दी, तो हम समझ गए ऐसे नहीं जागेंगे। दूसरे रूम में जाते हमने पुचकारा नहीं, 2 घूसा लगाए, उठ कर पढ़, और ये तुरंत उठा और राम नाम सत्य, राम नाम सत्य पढ़ने लगा, तो हम समझ गए एक स्टूडेंट को जगाने के लिए मिनिमम 2 घूसा एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी उसको एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक, बोलो ना, कोई समझ पाया? वो मिनिमम एनर्जी की टक्कर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो रिएक्शन कराने के लिए आवश्यक है, उसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ पाए? तो एंजाइम क्या करते हैं? अब गौर से सुनना, पहली बार जब टक्कर हुई थी तो हो सकता बहन जी ने कोई गाली गलौज नहीं की, इनके हमारे इनके बीच किसी प्रकार की दोस्ती या दुश्मनी वाली रिएक्शन शुरू नहीं हुई। दोबारा में जब बहुत एनर्जी लेवल किया तो शुरू हुई। लेकिन जरा सोचो, अगर मेरे पास चाकू होता, यहां घाव कर देते चाकू से, और फिर क्या होता अगर हल्का सा भी छू जाते तो क्या होता? पहले ही गाली, बल्कि पासों पहुंचते तभी गाली देने लगती ना कि मुखर दूर रखा, चोट लगी है यहाँ पे, घाव सेंसिटिविटी बढ़ गई ना। चाकू ने क्या किया? भयानक टक्कर की आवश्यकता की जरूरत रखी कि हल्की सी भी टक्कर से, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को घटा दिया है। क्या नाम था इसका? एंजाइम। रिएक्शन को फास्ट करते, कैसे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को घटाते। नहीं समझ पाए तो आखिरी बात और समझाने जा रहे, देखना। मान लो ये है एक लड़का, नहीं जहरीली गैस, मतलब लड़की जहरीली गैस, और यह है मिस्टर कूल, अर्थात पानी पानी। सोचो थोड़ी देर के लिए, इस वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे समझाने के लिए, मान लो इसके पास 2 लाख रुपया है, इनके पास मान लो 2 लाख रुपया है, काय कठिन करें, शादी करना चाहते हैं, खर्चा बहुत है, खर्चा है मान लो 7 लाख, ये है H2O, ये है CO2, दोनों के पास मिला के रुपया है 4 लाख, या 2-2 लाख मिला के टोटल रुपया है मान लो 4 लाख, 2 + 2, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जिससे चटरू मटरू पैदा हो पाए, और उस प्रोडक्ट का नाम है CO3। तो लेकिन समस्या है कि इन दोनों के पास इतनी एनर्जी है, जबकि शादी में खर्चा है इतना मान लो 5 लाख का, दोनों पास टोटल कलेक्शन है 4 लाख, 2 + 2, क्या बताओ इनके बीच रिएक्शन हो पाएगी कि इनके बीच बॉन्ड बन पाएगा? हमारे पास आओ ना, हमारा नाम है मिस्टर एंजाइम, हम तुम्हें जुगाड़ बताएंगे कि कैसे शादी की जाए। हम तुम्हें बताएंगे बेटा बैंड बाजा के चक्कर में ना पड़ो, आतिशबाजी के चक्कर में ना पड़ो, दसियों हजार लोगों को खाना खिलाने के चक्कर मत पड़ो, दिन में बारात ले जाओ, नहीं तो चलो मेरे साथ मंदिर में टका रुपया हमने तो आ देंगे, है ना जुगाड़। तो हमने क्या किया? खर्चा घटा दिया, अर्थात जो खर्चा पहले 5 लाख का होता वो हो सकता है हम तुम्हारा काम 4 लाख में ही चलवा दे। 4 लाख तुम्हारे पास कलेक्शन है, नतीजे शादी हो जाएगी। कोई समझा? कोई समझा? तो एनर्जी, तो यहां से यहां तक ये जो डिफरेंस है, यही है लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये कौन करा देता है कम? एंजाइम का, इससे रिएक्शन ज्यादा होने लगती है। बोलो। अच्छा सोचो ना, अगर समाज में सभी IAS PCS डॉक्टर लोग अगर दहेज लेना बंद कर दे तो शायद समाज के हर लड़का लड़की की शादी हो, और अगर करोड़ों में बिकोगे तो कुछ ही लड़कियों की शादी हो पाएगी। ये दैया मामला गंभीर कर दिया। कोई समझ पाया? तो इस तरह से मामला हो गया स्लो। अच्छा एक बात बताइए, ये है दोनों क्या? रिएक्टेंट। क्या है ये? फाइनल क्या है? प्रोडक्ट। अगर हमने डायग्राम बनाया और शादी के बाद तुम या तो आदमी कंगाल हो जाते, अगले 3 साल कपड़ा बनाने के लायक नहीं बचते, बोलो। तो हम तुम्हें बताएंगे कि अगर ये दोनों, ये थे रिएक्टेंट, 2 लाख 2 लाख, और मिलके बन गया प्रोडक्ट, बचा मामला मान लो 3 लाख, तो 1 लाख रुपया कहां चला गया? शादी बारात में खर्च हो गया होगा ना। अगर रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास उससे कम एनर्जी है, तो हम समझ जाते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही होगी। कभी कली चूना को पानी में घोल के देखना, हीट के रूप में एनर्जी बाहर निकलती। कली चूना पानी डालो, हाथ डाल दो, फपोले पड़ जाए, हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एनर्जी बाहर निकले तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सर्गोनिक। इस तरह से फिर से बताओ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंजाइम कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट ऐसा नहीं कि शादी में मर नहीं जाएंगे,
20 साल, 24 साल, 28 साल इंतजार कर सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चे पैदा होकर ही मर जाएंगे, ये भी स्टेबल होते हैं, लेकिन जब फेरा पड़ रहे होते हैं तब तक मामला गंभीर होता है, जब तक 7 फेरे न पड़ जाए। कभी भी ऐसा हो सकता है प्रेमी बीच में आ जाए, 2 फायर करे, उठा ले जाए, बोलना। तो जो फेरे पड़ रहे हैं, 7 फेरे पड़ रहे हैं, बदलाव की अवस्था आ रही है, कानपुर से लखनऊ जाने की स्थिति आ रही है, ये स्थिर अवस्था कहेंगी, अनस्टेबल। तो ये जो बीच रिएक्टेंट होते हैं स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल होता है, लेकिन ये जो बीच की अवस्था होती है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। कैसे कहलाती है? अनस्टेबल स्टेट होती है। अलग बात है, हम लोग यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन पढ़ाई, ग्लाइकोलिसिस टाइप के चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन क्यों ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा स्थिर माने जाते हैं, बीच के सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन की स्टेट हुआ करती। कोई समझा? इस तरह से एंजाइम होते हैं बात। लेकिन बात ये एंजाइम काम करते कैसे? लॉक एंड की मॉडल का नाम सुना? मान लो ये है कोई एंजाइम और हम तुम्हें बोले कि ये है मान लो कोई एंजाइम और उसमें हमने ये एक बाइंडिंग साइट बनाई, तो सबसे पहले एंजाइम है। अब हो सकता है इसमें प्रोडक्ट फंस जाए, चलो ये एक प्रोडक्ट हमने बना दिया और इसका नाम है मान लो CO2। ये हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और इसका नाम है मान लो, ये क्या नाम है, इसका नाम है मान लो H2O। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसमें फिट बैठ जाएंगे, जैसा ताला वैसी ही चाबी, मॉडल का नाम लॉक एंड की मॉडल। जब ये इसमें फिट बैठ जाएंगे तो अब हम डायग्राम कौन बनाए इतना तो तुम भी समझ गए होगे कि जब इसमें ये फिट बैठ जाएंगे तो फिट बैठ जाएंगे तो हमने तुमसे ये बोला कि क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, क्या ये होगा, ये इसके अंदर ऐसे फिट बैठ जाएंगे। कोई समझा? ऐसे फिट बैठ जाएंगे। और जब फिट बैठ जाएंगे रपड़ जाना, तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये सब फिट बैठ जाएंगे। तो इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए, दोनों मिला के एंजाइम सबस्ट्रेट मामला जटिल हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं। अब क्या होगा, वैसे ही जैसे मुट्ठी में अमरूद दबा के फोड़ने की कोशिश करो, अर्थात जो बाइंडिंग साइट है उसमें कुछ अल्टरेशन होगा, जिससे दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे और उसी दौरान इनमें कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। नतीजा हो सकता है कि अब ये ऐसा हो जाए, अब ये ऐसा हो जाए। ये तो एंजाइम की बाइंडिंग साइट थी और अब हो सकता है इस तरह से यहाँ पर कुछ और ही बन जाए और जिसका नाम है H2CO3 अर्थात प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। आगे आने पर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, फिर से फ्री हो जाएगा। मॉडल का नाम क्या था? लॉक एंड की मॉडल। और पता कभी कभी ऐसा होता है कि बताते ऐसा होता है कि इसी जगह पर अगर कोई फर्जी मॉलिक्यूल आ जाए, मान लो कोई मॉलिक्यूल ये है और ये मॉलिक्यूल आके मान लो इसमें फिट बैठ जाए, ये कोई गैर मॉलिक्यूल है इसमें फिट बैठ जाए, तो क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे? नहीं। जैसे मान लो तुम्हारा मुंह है, बाइंडिंग साइट, लड्डू खिलाएंगे पोटी बन जाएगा, लड्डू खिलाएंगे पोटी बन जाएगा, लेकिन जितना बड़ा लड्डू उतनी बड़ी मुंह में क्रिकेट की गेंद ठूस दे तो क्या कल पोटी जाओगे? नहीं, बाइंडिंग साइट ब्लॉक होगी, लड्डू को पोटी में कैसे बदलोगे? तो हम तुम्हें बताएंगे वो केमिकल्स जिनकी मदद से इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जा सकता है, ऐसे कंपाउंड को इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर। क्या कहते हैं? इनहिबिटर। जैसे सल्फोनामाइड ड्रग्स पढ़ोगे, दवाई, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो वो कई बैक्टीरिया में फोलिक एसिड नाम की विटामिन नहीं बनने देती, इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बताते हैं इनहिबिटर्स का इस्तेमाल बैक्टीरियल पैथोलॉजी में भी किया जाता है। कोई समझा? इस तरह से हमने तुम्हें इनकी बात बताई, एंजाइम्स की। थोड़ी सी बात बताएं, ये एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। पुराने जमाने में तमाम तरीके अपनाए जाते थे। माल्टोज पचाना है, माल्टेज, सुक्रोज पचाना है, सुक्रेज, एक डीएनए बचाना है, डीएनएज, आरएनए बचाना है। तो पहले जमाने में क्या है, जो भी रिएक्टेंट होता था उसकी स्पेलिंग में एज शब्द लगा दिया जाता। क्या लगा दिया था? एक तरीका ये था। दूसरा, सोर्स के आधार पर भी एंजाइम का नाम रखा जाता था। सोर्स, जैसे पपीता से निकाले पैपेन,
अनन्नास से निकाले ब्रोमानिन, फाइकस निकाले फिसिन कह दिया जाता था। लेकिन बाद में ये फर्जी तरीके बंद किए गए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एक इंटरनेशनल तरीका अपनाया जिसमें क्या होता है, 4 डिजिट का नाम लिखा जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। पहले इन्होंने क्या किया, एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा, प्रत्येक क्लासेस को 4 से लेकर 13 तक सब क्लासेस में बांटा, प्रत्येक क्लास सब क्लास को एक नंबर दिया और उस तरह से 4 अंकों का एक नाम रखते थे। ये इंटरनेशनल मेथड होता है। देखिए कौन बताएगा वो 4 क्लास कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, नंबर 1 ऑक्सीजन, तुम भी जानते हो जैसे हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं 6CO2 + 12 H2O जब पढ़ते थे तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 किसी की याद आया? और ध्यान करो बहुत जल्दी जल्दी कि जब हम लोग ये रिएक्शन पढ़ते थे 6O2 तो तुम भी जानते थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इतनी होती है और -2 वहां 0, -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन। यहाँ कार्बन की कितनी होती थी और यहाँ कार्बन कितनी होती थी, +4 से 0 होना, तो यहाँ पर रहता है रिडक्शन। तो यहाँ CO2 का होता था रिडक्शन और इसका होता था ऑक्सीडेशन। ऐसा एंजाइम जो इस प्रकार की रिएक्शन को कैटलाइज करे वो कहलाता था ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या करेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज करेगा। इसी तरह दूसरा तुम ध्यान करो कहलाता है ट्रांसफरेज। क्या कहलाता है, ट्रांसफरेज। ऐसे तुम नहीं समझ पाओगे लेकिन तुम ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जैसे हम लोग ग्लूकोज पढ़ते थे, फिर पायरुविक एसिड बनता था जिसका फार्मूला होता था CH3COCOOH, इससे जोड़ते थे कोएनजाइम ए जिसका नाम होता था, ये फार्मूला था COASH। उल्टा लिख दे इसको तो तुम जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको उल्टा लिख दे, मान लो इसको भी सीधा लिख दे। अच्छा जैसे सोचो ये है पायरुविक एसिड, फार्मूला होता था CH3COCOH। अब कोएनजाइम ए लिखने जा रहे हैं जिसका फार्मूला है COSH। तुम जानते हो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती थी, तब बनता था क्या, CH3COSCOA। तुम्हें नहीं लगता है कि इस कोएंजाइम के पास ट्रांसफर कर दिया है एसिटिल ग्रुप? तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कराने में जो भी एंजाइम इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा ट्रांसफरेज। क्या कहलाएगा? अच्छा ये बताओ, डाइजेशन इज ए हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। तो पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ा जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए, और हाइड्रोलिसिस कराने वाले एंजाइम को हाइड्रोलेजिस क्या कहेंगे? तो तुम हाइड्रोलेजिस याद आए। और सुनो, बिना पानी की मदद से ही कोई चीज तोड़ के निकाल दी जाए तो इसको कहेंगे लाइएजिस। क्या कहेंगे? और बता तुम्हें जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते थे तो ध्यान करो, एच बनता था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एच बनता था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड एसीटोन आइसोमर है, तो एल्डिहाइड को एसीटोन में बदलना है, जो एंजाइम चाहिए उसको कहेंगे आइसोमरेज। क्या कहेंगे? आइसोमरेज। और क्यों? दो चीजों में गांठ बांधना, गांठ बांधने कहते हैं लाइगेशन। ध्यान करो, जो डीएनए बनता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, आपस में चिपकाए जाते हैं, जिससे क्या डीएनए लाइगेज। क्या डीएनए लाइगेज। और बायोटेक्नोलॉजी में तो याद आया, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते थे तो लाइगेज चाहिए था ना। एंजाइम कितने क्लास में बांटे थे? 6। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, नंबर 2 ट्रांसफरेज, नंबर 3 लाइगेज हाइड्रोलेज, नंबर 4 बिना पानी के ही चीज तोड़ दी जाए तो लाइगेज, नंबर अगला आइसोमरेज, नंबर अगला लाइगेज। कोई समझ पाया? एंजाइम 6 प्रकार। क्यों? घटिया तरीका क्या था? सोर्स के आधार पर नाम रख देना, एक्टिविटी के आधार पर नाम रख देना, ये लोकल तरीका था। इंटरनेशनल तरीका किसने अपनाया? IUB ने। पूरा नाम बताओ IUB का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बोलो। अब मान लो इनका नाम है 1632, हम समझ गए 1632, इसका मतलब ये एंजाइम है आइसोमरेज। 16 नहीं, ऑक्सीडो रिडक्टेज की क्लास कितना, इनका सब क्लासेस ऐसे पता कर लेंगे। बोलना कितने डिजिट का नंबर रखा जाता है? कितने? 4। तो ठीक है, बायोमोलिक्यूल खत्म हो गए, बचा है 15 मिनट। सेल डिवीजन शुरू करें कि कल करें? कल करें? हाँ, थोड़ा आज एनर्जी लेवल हाई हो गया। अभी जाना नहीं है, सुनना, अभी जाना नहीं है, थोड़ा रेस्ट करना है। हाँ, पानी दो, धोनी रहेगा। अच्छा भाई, कहीं मुंह सूख रहा। बेटा तुम लोग तो आराम करो जाके, या थोड़ी देर सुन लो तुम भी। देखिए कौन बताएगा? चैन ऑफ अमीनो एसिड किसको कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन,
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन के बनने में कितने प्रकार के अमीनो एसिड? एसेंशियल कितने होते हैं? एडल्ट मैन के लिए कितने होते हैं? कौन कौन से नहीं होते हैं? हाल एच और ए। अच्छा वीआईपी हाल में पीटी याद आया? आग लग गई, कौन मतलब इस सरकार? आ माने एसिडिक, गा माने ग्लूटामिक एसिड। बाल हैं, नाव, न्यूट्रल माने कौन सा? वैलिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलानाइन, एरोमेटिक। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन कौन दर्शाएगा? हैं, क्वाटरनरी। अच्छा प्रोटीन में कौन सा बांड? कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में ईस्टर, न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर। अच्छा बताओ जिधर 5 कार्बन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में, उधर कौन सी मोइटी फ्री होती औरों से बॉन्ड बनाने के लिए? फास्फेट। और 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल, OH। पक्का? क्यों? एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड को क्या कहोगे? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। पक्का? अच्छा ये पानी पी। अब जितने बच्चे पुराने वो थोड़ा सुनना धीरे से। डिफाइनिंग फीचर किसको कहते थे? मेटाबॉलिज्म। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक शब्द याद आया? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज नंबर याद आया? विदाउट एनी एक्सेप्शन याद आया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट याद आया? बोलो। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग थिंग या लिविंग नहीं माना जाता है? अच्छा ये तो कॉन्शियसनेस याद आई? सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में होती है। 1.7 से 1.8 मिलियन याद आई? 1.7 से 1.8 मिलियन याद आई? सिस्टेमैटिक्स टर्म याद आया? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनी याद आई? अच्छा बताओ, ये बताओ हमें, तुम्हें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर याद आया? और जेनेरिक जीनस याद आया? स्पीशीज याद आया? कैपिटल लेटर याद आया? स्मॉल लेटर याद आया? मैनुअली हो तो अंडरलाइन करना चाहिए लैटिन भाषा को दर्शाने के लिए। अच्छा अथॉरिटी याद आई? रोमन भाषा शब्द याद आया? एब्रिविएशन फॉर्म में लिखी जाती है। मैंगीफेरा इंडिका याद आया? क्लासिफिकेशन में 7 कैटेगरी इस्तेमाल की जाती है। पीसियोमिलिया फंगस याद आया? लार्जेस्ट टैक्सॉन किंगडम को कहते हैं। स्मॉलेस्ट स्पीशीज होती है। अच्छा याद आया? जितना टैक्सॉन छोटा वाला कॉमन होगा, क्लोज रिलेशन उतना ही ज्यादा होगा, लक्षणों में सिमिलरिटी उतनी ज्यादा होगी। टैक्सॉन बड़ा वाला कॉमन है तो कैरेक्टर में सिमिलरिटी उतनी कम होगी। अच्छा हमें ये बताओ ट्रिटिकम एस्टिबम किसका नाम है? ट्रिटिकम एस्टिबम किसका नाम है? मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? अच्छा एनाकार्डियेसी क्या है? एनाकार्डियेसी क्या है? किसकी 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 है? पोएसी किसकी फैमिली है? हैं? अच्छा ये बताओ टैक्सोनॉमिक एड याद आए? म्यूजियम याद आया? हर्बेरियम याद आया? जूलॉजिकल पार्क। अच्छा ये बताओ कि हर्बेरियम में लिविंग प्लांट का या प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन? प्लांट स्पेसिमेन। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट का, म्यूजियम में प्लांट एनिमल का, दोनों का। अच्छा प्रिंटेड रिकॉर्ड्स याद आए? फ्लोरा याद आया? मैनुअल कैटलॉग याद आया? अच्छा हमें ये बताओ कि हमारे पूर्वज ने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था मगर एनिमल्स को अपनी यूज के आधार पर बांटा था कि ये फूड देने वाले, क्लॉथ देने वाले, शेल्टर देने वाले। अच्छा तो ये बताओ अरिस्टोटल का नाम याद आया? फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस याद आया? ट्री में बांटा था, विद आरबीसी विदाउट आरबीसी एनिमल को बांटा था। 17 कितने में लिनियस याद आए? 2 किंगडम सिस्टम याद आया? ऑर्गेनिज्म विद सेल वालों को प्लांट माना था, विदाउट सेल वालों को एनिमल माना था। सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया ना। इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी कंसीडर नहीं किया ना। इन्होंने ऑटोट्रॉफ हिप्पोट्रॉफ को भी नहीं देखा ना। इन्होंने यूनिसेलुलरिटी मल्टीसेलुलरिटी को भी नहीं देखा। ये सफिशिएंट था, इनएडिक्वेट था। इसलिए क्लासिफिकेशन समय समय बदलता रहा। क्या 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम आया? मोस्ट एक्सेप्टेड मालूम 5 किंगडम सिस्टम होता है। आरएच विटेकर ने दिया था 1969 में। अच्छा मोना प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया याद आए? ऑल प्रोकैरियोट मोना में आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में आते हैं, बाकी सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है विद काइटिनस सेल वॉल फंजाई।
विद सेलोजिक सेल वॉल एनिमल, विदाउट सेल वॉल एनिमल, विद सेलोजिक सेल वॉल प्लांट, विद काइटिनस सेल वॉल फंजाई। अच्छा, इतना मोंडा में बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोंडा, पाए जाते हैं एवरीवेयर, माउंटेन टॉप पे हो सकते हैं, डीप इन द ओशन हो सकते हैं, एनिमल प्लांट बॉडी में हो सकते हैं। अच्छा, ये डिजर्ट में हो सकते हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितने होते हैं? 100 कार्बन। हैंडफुल ऑफ सॉइल में 100 कार्बन। ये बताओ, अच्छा रॉड शेप याद आए, स्फेरिकल याद आए, कॉमा शेप याद आए, स्प्रिंग लाइक याद आए, 2 to 5 माइक्रोन याद आया। अच्छा, ये बताओ, बैक्टीरिया जो होती है सिंपलेस्ट बॉडी है, मात्र सिंगल सेल की बनी है, फिर भी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दर्शाते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरो। ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या हमको बीमार कर सकते हैं? हमको दूध से दही बना सकते हैं, हम विनेगर बना सकते हैं, हार्मफुल बेनिफिशियल दोनों होते हैं। अच्छा, ये तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मिलनी भाई, ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मिलनी भाई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मिलनी भाई। आर्की बैक्टीरिया याद आए, यू बैक्टीरिया याद आए। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में कौन मिलता रहेगा? क्या तुम्हें मिथेनोजन याद आए, थर्मोफाइल्स याद आए, थर्मो एसिडोफाइल्स याद आए, हेलोफाइल्स याद आए? कैटल के गट में रहते मीथेन प्रोड्यूस करते कौन? मिथेनोजन। कौन? बायोगैस किसको कहते हैं? बायोगैस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मीथेन को। किसको कहते हैं? अच्छा, ये तो साइनोबैक्टीरिया याद आए, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अच्छा, ये तो जिनमें हाइड्रोसिस्ट याद आई, नाइट्रोजन फिक्सेशन मदद करते हैं। नास्टाक एनाबिना याद आए, नास्टाक एनाबिना याद आए। वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनना शुरू हुई थी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे कि साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। कौन? विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। पैथोजेनिक होता है, एनिमल प्लांट दोनों में इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा, ये तो प्रोटिस्टेंस जो होते हैं वो यूनिक किंगडम बनाते हैं। प्रोटिस्टेंस होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अच्छा, इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। क्या इनके कैरेक्टर एनिमल लाइफ भी हो सकते हैं क्या? प्लांट लाइफ भी हो सकते हैं क्या? स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइफ हो सकते हैं क्या? अच्छा, तो प्राइमरली लार्जली एक्वाटिक होते हैं क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं क्या? कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्राइसोफाइट्स याद आए, डायनोफ्लैजिलेट्स याद आए, इग्निनोइड्स याद आए। अच्छा होता है ना, फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में रहते हैं क्राइसोफाइट्स। डाइटम्स डेस्मिड याद आए। गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं? गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं? अच्छा, तुम्हें ग्वानोलेक्स का नाम याद है, डायनोफ्लैजिलेट्स याद आए। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बॉडी बिलोंग एक्सेस होता है, एक साइड से निकलता है। अच्छा, ये बताओ, रेड टाइड काज करता है, रेड टाइड काज करता है। अच्छा, इग्विना याद आया, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लाइट ना हो प्रेडेशन करता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शाता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शाता है। अच्छा, इग्विना में सेल वॉल पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। अच्छा, स्लाइम मोल्ड याद आए। अच्छा, जब किसी पत्ती, सड़ी गली पत्ती खाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बन जाता है, क्या उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। एरियल ब्रांच बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, स्पोर्स बनते हैं, वाटर करंट द्वारा डिस्पर्सल हो जाता है। स्पोर्स चार सेल वॉल होती है, इसलिए बरसों बरस पड़े रहते, खराब नहीं होते। अच्छा, तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को प्रिमिटिव एनिमल मान सकते हैं। प्रो माने पहले, जून माने एनिमल, एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में भी होता है। किसके आधार पर होता है? इसी आधार पर 4 भागों में बांटे जाते हैं। नंबर 1 सूडोपोडियल, नंबर 2 फ्लैजिलेटेड, नंबर 3 सिलिएटेड, नंबर 4 स्पोरोजोन से आए। अच्छा बताओ, अमीबा के साथ सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर वाइकल्स में नहीं होते हैं, इनके अंदर प्लास्टिड्स में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समुद्री अमीबा होते हैं जिनके ऊपर सिलिशियस कवरिंग होती है, सिलिका जैसी कवरिंग हो सकती है। अच्छा, ट्रिपैनोसोमा याद आया, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है क्या? ट्रिपैनोसोमा दिन में 3 बार सोना, कौन सी बीमारी करता है? स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, ये तो पैरामीशियम याद आया, स्लीपर एनिमल क्यों कहते हैं? बॉडी पर सिलिया होते हैं, 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम का नाम याद आया, हमारी आरबीसी और लिवर में रहता है, बीमारी करता है मलेरिया। मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कौन है? मलेरिया पैरासाइट। क्या कहते हैं कॉमनली? प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये बताओ, मोनोप्रोटोजोआ फंजाई याद आए। फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है क्या? इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए भोजन खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। अच्छा, हमने बताया फंजाई की स्टडी को फाइटोलॉजी कहते हैं कि माइकोलॉजी। ये जो होते हैं मोस्ट एडाप्टेबल ऑर्गेनिज्म है, किसी प्रकार के हैबिटेट में रह लेते हैं, लेकिन फिर भी पसंद करते हैं दाद खाद खुजली, अर्थात ऐसी प्लेस जहां मॉइस्चर रहती हो और गर्मी रहती हो, मॉइस्ट वार्म प्लेसेस को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगेरिकस का नाम याद आया, क्या जमीन पर उगाता है? अच्छा, ये तो सड़ी गली चीजों पर उग सकते हैं। अच्छा, पेनिसिलियम ऑरेंज रॉट करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स,
व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफरस एल्ब्यूगो। अच्छा व्हीट रस्ट अक्सिनिया, कौन अक्सिनिया। तो संतरा को आएगा पेंसिलियम, कौन पेंसिलियम। अच्छा ये बताना कि क्या ये फफूंदी ब्रेड पर भी उग सकती है, काऊ डंग पे उग सकती है। क्या तुम्हें माइकोराइजा शब्द याद आया, क्या तुम्हें लाइकेन शब्द याद आया। कौन सा फंजाई यूनिसेलुलर है, ईस्ट। बाकी सब मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी होती है। फिलामेंट को हाइफी कहते हैं, पूरे जाल को माइसीलियम कहते हैं। अच्छा ये बताओ फंजाई में सेल वाल किस चीज की बनी, काइटिन की। इनमें स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन। इनमें प्लास्टिड्स होते हैं नहीं होते, नहीं होते। इसलिए टू किंगडम सिस्टम में प्लांट माने थे, लेकिन प्लांट के तीनों बेसिक लक्षण नहीं है, इसलिए लात मार भगा दिए गए और नए किंगडम की स्थापना की गई थी जिसका नाम था फंजाई। अच्छा जाओ, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सुना है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा हो सकता है, बडिंग द्वारा हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से। कौन कौन से, जूस्पोर, एप्लाइनोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। पेनिसिलियम में क्या बनेगी, कोनिडिया। कोनिडिया एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं, इंडोजेनिसली प्रोड्यूस। एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। और अगर स्पोर चेंबर के अंदर बने तो इंडोजेनिसली प्रोड्यूस थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम लोग कहते थे एप्लाइनोस्पोर, और लोकोमोशन और जूलॉजी की तरह तो जूस्पोर। कुछ याद आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेज याद है क्या, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, बाद में कैरियोगैमी, तीसरे नंबर पर जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक। अच्छा ये बताओ तुम कि क्या फाइकोमाइसीट्स याद आया, एस्कोमाइसीट्स याद आया, बेस्बियोमाइसीट्स याद आया, ग्लूकोमाइसीट्स याद आया। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है कि नहीं। अगर कभी कोई मेंबर खोल दिया गया तो एस्को बेस्बियम शिफ्ट कर देंगे। क्लब फंजाई किसको कहते हैं, बेस्बियोमाइसीट्स। सैक फंजाई किसको कहते हैं, एस्कोमाइसीट्स। किसको कहते हैं, प्लांट लाइनिया। एल्गल फंजाई कहते हैं फाइकोमाइसीट्स को। पक्का। चलो फंजाई को यहीं छोड़ते, देखें कौन बताएगा। राइजोफोरा का नाम याद आया, ल्यूकर का नाम याद आया। अच्छा हमें कोई बताए, सैक्रोमाइसिस दूसरा नाम है ईस्ट का, इसका मोरल स्ट्रिफिल्स याद आए, न्यूरोस्पोरा याद आया, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं। जेनेटिक्स का वर्क किया गया, एसिटाबुलेरिया याद आया, बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया गया। अच्छा ये बता दो हमें, एल्टरनेरिया याद आया, पोलिकोट्राइकम याद आया, स्मट याद आया, रस्ट याद आया, पक्सिनिया याद आया, पफबॉल याद आया, लाइकोपर्डॉन याद आया। अच्छा फंजाई जो होते हैं डिकम्पोजर का काम करते हैं। अच्छा क्या गन्ने के रस से छिलका बना सकते हैं। अच्छा ब्रूइंग इंडस्ट्री, दारू फैक्ट्री में फफूंदी इस्तेमाल की जाती है। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक भी पढ़ाई गई थी। अच्छा ये बताओ कि प्लांटी के नाम पर हम लोग एल्गी पढ़ते हैं। एल्गी जो होते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोप से लेकर लार्ज मल्टीसेलुलर मैसिव प्लांट लाइक बॉडी दर्शाते हैं। केल्प नाम याद आया। अच्छा एल्गी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत हो गया, अभी तय पढ़ते आज हम भी थक गए ना। तो कल तुम देखना, बस इंजन थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, 2-4 दिन पढ़ाएंगे, बहुत स्पीड पढ़ा देंगे। तुम बस तैयार हो, हम तो सुनाई देंगे। तुम तैयार हो और स्पीड में सुनाएंगे हमें क्या। तो कल तुम ऐसा करना, इधर एल्गी से लेकर पूरा किंगडम प्लांटी वायरस तक पढ़ के आना, वायरस तक पूरा। अरे भाई एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा, वायरस, लाइकन, यहां तक तुम पढ़ के आना, हम ऐसे लास्ट में सुनाएंगे, ठीक ना। और कल पढ़ाएंगे मेनली सेल डिवीजन, इसको और स्लो पढ़ा दे, थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, ठीक। और फिर हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। तो कल सेल डिवीजन पढ़ाएंगे और रिवीजन करेंगे किंगडम प्लांटी का, ठीक। जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बंद कैसे होगा।